अमल भरपूर खजीना हिम्मत का। एक उम्र है अपनी हर साल, इमरूज है अपना हर फरदा। ये हाथ सलामत है जब तक इस खून में हरारत है, जब तक इस खून में हरारत है, जब तक ये हाथ सलामत है, जब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। क्या हाल है मेरे वसेब दा? ठीक हो से, खुश हो से? ते अज दा डी अज दी गाल भी अज दा डी भी हिक होए, लेबर डे है। अच्छा, डिस्कस करेंदी बैठी हम सवेर नाल एक शै को सोचेंदी बैठी हम, दो चार लोगों नाल गाल भी कीती है। उन्हां दा पॉइंट ऑफ व्यू घिंदी पे हम कि लेबर डे क्या है उन्हां दे नज़दीक। मीन किवें तुसां इक उड़े देवे। काफ़ी ने अपनी अपनी गाल की है। मैं अपने आप तो भी पूछे एक शै को सिद्धा भी कीते कि लेबर डे सिर्फ ये कहनी कि चलो एक डी उन्होंने को अपने लेबर जी भी तुहाड़े घर लेबर वो भी होंगी जो तुहाड़े घर काम करेंदी पई है। लेबर वो भी है जो तुहाड़ी मातहत जितने भी लोग हैं घर काम करने वाली है या ड्राइवर है या जो भी है। ये कहनी कि फैक्ट्री तुसां अपने ऑफिस उत्थां वन के उन्होंने को आखो कि तुसां घर वनो तुहाड़ी छुट्टी छुट्टी सारियां दी है जो भी काम करेंदा है। तो अज वो गल मैं करेंदी बैठी। मैं अपने आप को आखे नहीं जैनब एक ब्या तरीका भी हो सकता है। वो ये कि ये नहीं उन्हों का है क्यों ना कुछ सैलीब्रेट चा करूँ, उन्होंने को कोई शै चा दूँ, उन्होंने को असा मिल के कोई खुशी चा दूँ। खुशी उन्होंने को कि शै मिल सकती है? थोड़ा सर्वेंट है थोड़े को कम करें अल्लाह साईं तो उनका वसीला बनाए तो इतना तो पता हो से कि इनकी क्या ज़रूरत है कि को क्या चाहिए है। अगर नहीं पता तो मैं कुछ नहीं आती तो आप सोचो। तो इंदे नाल ही अज जेड़े सारे खबरां नाल फुल ज़बरदस्त अपना तजिया पेश करे सन साकू दसे सन सारे नाल जेड़े मेहमान मौजूद हैं उन्होंने तो भी मैं पूछे तो सब तो बेहतरीन गाल उन्होंने की है जो की है उन्होंने तो पूछसा। लेकिन ऊ तो पहले अज जड़ियाँ खबरां वो तो डिस्कस करे सूँ। मेरे नाल मौजूद हैं शरीफ चोइया साहब माशाल्लाह 2007 तो ये मीडिया नाल मुंसलिक हैं रिपोर्टर तो इन्होंने अपना सफ़र का आगाज़ किया। ऊँ तो बाद ब्यूरो चीफ अब तक न्यूज़ के चैनल दे सारा उनका इंचार्ज संभाले इन तो माशाल्लाह बेहतरीन इंसान इन तो बेहतरीन सहाफ़ी हैं। तो इन्हों का जरा एक मैं देखिए ना आंदे नाल मेरी अज पहली मुलाकात आई इतनी एक्टिव न्यूज़ के मामले के उन्होंने मैं आखे सर न्यूज़ अज मैं इवें करेनी अज मैं न्यूज़ ज़रा अपनी बात रखे सर तुसा ज़रा दसो तुसा इतनी बेहतरीन आंदे नाल एक खुशखबरी साकू सुनाइए। ये होंदी है ना गाल ये होंदा ना न्यूज़ पढ़ने का दसन का तरीका। क्या हाल है सर? ठीक ठाक ही जी बेहतरीन ज़बरदस्त शुक्र अल्लाह पाक का। सर बेहतरीन तरीका तुसा अज आखे मैं आखे अज मैं अपन खबरां ज़रा साइड पर चा करा कि ये होंदा है ना गहरी निगाह तो खास गाल ते खास निगाह ते असा फोकस करें दे से कि नहीं ये गल तो हुण ज़्यादा मेन आ गई है। लेकिन ऊँ तो पहले लेबर डे ते सारा जिमें तुसा मेरे को दसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू सर सारे नाजरीन को भी दसो। जी बहुत शुक्रिया। लेबर डे के हवाले नाल सिर्फ मैं ये आखना चाहना कि लोगों का एक जड़ा नज़रिया है कि लेबर सिर्फ जड़ा है मजदूर जड़ा कम करने वाला मजदूर है या मेहनत कश है वो उन्हें चाहते उन्हें सारे लोग हुण मतलब उनकी नवी टर्मिनोलॉजी आ गई है किमें हुण अस पढ़े लिखे अगर हैं कोई हुनर आंदे साकूं हुण उनकी जी नवी तारीफ बनी है वो है स्किल्ड और अनस्किल्ड वो लोग जेड़े कई को मतलब रख नहीं सकते फौरन और कई को कढ़ नहीं सकते। अगर उन्होंने को एडू इख्तियार क्या नहीं तो लेबर शामिल हैं। वर्कमैन की जी नवी डेफिनेशन है उनके शामिल हैं। अच्छा बेया ये कि असा बहसीयत इनफरादी असा बहुत सारे काम कर सकते हैं। असा अपने जेड़े दफ्तर च मैं अगर काम करेंदा मैं अपने दफ्तर वाले को इकट्ठा करके एक कप चाह पिला सकदा उन्होंने को आख सकदा यार अज दा डी तुहाडे ना है अज तुम रिलैक्स करो तारी जगह ते थोड़ा जिहा कम मैं तुहाडा शेयर करे सा मतलब ये थी सकदे। घर दे जेड़े मुलाजिम हैं उन्हां दे नाल भी असां जेड़ा ना हुस्न सलूक कर सकदे हैं। तुसा प्यार नाल अगर गाल कर कीती कहीं को अगर खिलाफे तवक्को अगर अज तुसा उन्हां को सलाम कर दिते
ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਡੀ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀ को याद रखा वने ये ना होवे क्योंकि असां सारी यादाश्त कमज़ोर है असां बहु ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਤਲਫੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ लेकिन इनफरादी तौर पे अगर मैं दो चार बंदे को अफोर्ड करे ना अल्लाह पाक ने मेरे को हैसियत दी है ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਜਤਮਾਈ ਤਾਂ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਦਫਾਤਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ को ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਥੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋ ਆਪ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਆਦੀ ਹੁੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ ਵੇਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਗਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਵਣ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਕੂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ को ਪਤਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੂ ਕਰ ਗਿਨੂ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਗਿਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਡੂਵੇਂ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘਟਦੇ ਹਨ 5 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਵੇਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋ ਵੀ ਥੋੜੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਥੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਆਏਂਦੇ ਬਲ ਅਸਲ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੇ ਆਵੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਤਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ प्राइसेस घट थे उमें लोगों को बहुत सारी चीज़ों से रिलीफ भी मिलना चाहिए ये इंतजामिया का काम बल्कि घट थी वन नाल भी ज़्यादा थी वेंदे और वधन नाल भी ज़्यादा थी वेंदे कि कंट्रोल जड़ा है ना गुड गवर्नेंस जिवें अस आखदे ना इंतजामिया का किरदार वध वेंदे कि भी हुण पेट्रोल दी प्राइसेस घट हैं थोड़े जे किराए घट करो थोड़ी जी चीज़ों का रेट जड़ा है उनके तनासब दे नाल घट कीता वने बिल्कुल ये बड़ी खुशाइन गल है कि सवेर नाल अस आगाज करूं तो कई चंगी खबर नाल अच्छा एक बई भी बड़ी अच्छी खुशाइन खबर है जबरदस्त वो ये कि पाकिस्तान जड़ा है वो 3 मई को अपना खलाई मिशन भेजने वास्ते तैयार थिया खड़े आला हाँ ये कि पाकिस्तान स्पार्को और शंघाई जड़ी यूनिवर्सिटी है पई सर ਉਹ 3 ਮਈ को एक आई क्यूब ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਪੈਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੋ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਂਗ 6 ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਮੁਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਲਾਂਚ ਵੀ ਉਥੋਂ ਥਿੰਦਾ ਪਏ 3 ਮਈ को 2:30 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਲ ਖਲਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਥੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਦੋ ਖਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਪਲਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬਣੇ ਸੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਂਸਸ ਹਨ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਸੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮਨੇ ਦੇ ਸੇ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦੇ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक मोटिवेशन मिल सी कि नहीं असा अगर इंजीनियरिंग वेंदे पे तो असा भी खलाज बन सकते सिर्फ जेडे डिवेलप्ड कंट्रीज हैं वो नहीं बन सकते असा भी एफर्ट करूँ तो सारे को अगर सहूलियात भी होवें तो असा बहुत कुछ कर सकते हैं ठीक 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 अच्छा सर एक खबर बई भी है ये खबर है IMF ਦੇ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान ਕੀਤੇ 1.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਡਿਸਕਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अच्छा ये है कि चूंकि ताको पता है भी पाकिस्तानी मीशत जड़ी है वो ज़रा थोड़ी असा मुश्किल हालात है अगर आज तो 16 महीने पहले देखो तो बड़ा पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी डामाडोल है लेकिन जी निगरान हुकूमत आई उन तो पहले जी हुकूमत आई उन्होंने बड़ी एफर्ट की कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट की जी पोजीशन है उन्हें जो कढ़न अच्छा उन्हें कामयाब थी गए ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜਾ IMF ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ થઈ ਆਈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ થઈ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ 1.1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ
ਇਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਮਦਾਦ ਹੈ ਪਈ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਕੂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਸੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਲਪ ਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਇਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਹਨ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਓ, ਔਰ ਜਿੱਥਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉੱਥਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ को ਬਕਾਇਦਾ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਚੇਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਮਈਸ਼ਤ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਦਰੁਸਤ ਸਿਮਤ ਗਿਨ ਵੇਸੂੰ और अपने जो मामलात हैं उनको सीधा करेसूँ। वज़ीर ख़जाना जोड़े बहु एक्सपीरियंसड हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने भी जो है ना ये ग्रांट की जो इमदाद है इनकी वास्ते बड़ी कोशिश की है, और वज़ीर आज़म ने उन्होंने जी कोशिशें वज़ीर ख़जाना दियाँ उन्होंने एप्रीशिएट किए। उन्होंने हदायत बकायदा दिते कि भी जी ये इमदाद आती पई है एक उस तरह इस्तेमाल करो कि पाकिस्तान सिर्फ असा मंगते ना रहो, हुण वो स्टैप आना चाहिए कि असा कर्ज गिनना को खुशी ना महसूस करूँ, हुण असा कर्ज वापसी भी अदा करने बिल्कुल ते असा अपने पैरों ते खड़ो। ये शहबाज शरीफ साहब दा अपनी इंतजामिया को अपने साथियों को पैगाम दिते उन्होंने। ते एक जरा सा खबर अपनी आवाम को भी दे दूं, उन तो बाद एक चंगी खबर भी है वो जरा इंडस्ट्री तो है, लेकिन उन तो पहले एक जेडे टैक्स असा अदा नहीं करे थे, ठीक है। तो FBR ने जो एक कदम बड़ा अच्छा, मैं एक पॉजिटिव आती हाँ कि क्यों असा अपने जो फ़र्ज़ हैं वो अदा नहीं करें दे। असा इतने महंगे मोबाइल अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन असा टैक्स पे नहीं करना। तो सुने है पढ़ी है तो सा भी पढ़ी है कि तकरीबन 6 लाख तो ज़्यादा लोगों की जी सिम्स हैं वो उन्होंने कनैक्शन बंद कर दिते, तो बाकायदा तौर पर उन्होंने उत्ते शदीद किस्म का अच्छा रद्दअमल भी सामने आंदा थे। अच्छा ये सर बहुत जरूरी है पिया कि जो सारा टैक्स नैट है ना सर बुनियादी तौर पर बहुत घट है पिया। अच्छा उनदे च मजीद लोगों को शामिल करने की कोशिश की वेंदी है, हुकूमत की तरफों रजा कराना तौर पर पॉलिसी दी वेंदी है भी तुसां अपने आप को जिमें तुसां आखना चाहते हो भी तुहाडे कोल $10 हैं, 15 रुपए कमाते हो, 20 रुपए कमाते, अपनी मर्जी के मुताबिक तुसां अपने आप को रजिस्टर्ड करा गिनो, लेकिन लोग नहीं करवेंदे। अच्छा वल हुण जो सिस्टम बनता पे उनके च कि भी जेडे ये मोबाइल सिस्टम है, जेडे मोबाइल सिम है, इन्हां दा रिकॉर्ड मौजूद है ना, ID कार्ड के मुताबिक रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा ये उन्होंने कुछ कोशिश करते पे कि भी ये टैक्स नेट चावें ताकि जो सारा रेवेन्यू है वो घट वो ज्यादा थी वे पीटीए तो भी इन्होंने वो मंगी दिन जी डेफिनेट जी गल देखो ना जेड़ा मोबाइल तारे ना रजिस्टर्ड हो सी अगर तुम 5 लाख रुपए दा मोबाइल इस्तेमाल करने पे हो इट्स मीन भाई तुम्हारी इतनी ते आमदन है ना कि तुम 5 लाख दा मोबाइल अफोर्ड कर सकते हो। अच्छा हुण पाकिस्तान विच मसला है कि जेड़ा सिर्फ मुलाजम पेशा तबका है ना सर वो चाहे निजी शोबे दा होवे उनके ज्यादा कंट्रीब्यूशन सरकारी शोबे का है कि उन्होंने मुलाजिम जड़े हैं वो टैक्स पे करें वो मैं समझो करें ना करें उन्होंने टैक्स ऑलरेडी जमा थी वेंदे बिल्कुल थी वेंदे। अच्छा जेड़ा सारा बेया तबका है जिवें ताजर थी के इनके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट थी के कोई वो लोग बहुत घट इन्हें शामिल थिंदे हुण हुकूमत कोशिश करनी पई है कि भी कई ना कई तरीके दे नाल उन्होंने को टैक्स नैट शामिल करूँ ताकि सारा रेवेन्यू जनरेट थी वे असा अपने पैरों ते खड़ो सक कहीं को पैसे मंगने ना पवे। ये वो खबर आई जिंदे मैं वाकई शामिल करके मैं खुश थी क्योंकि ये गलत गाल है। मैं बहुत सारे लोगों को मैं आप भी जानती हूँ जो एजा कम करें भाई इहदे नाल तुसां कहीं दा भला नहीं अपना नुकसान करें पे आज सामने भी आ गया है। तो इहदे नाल ही एक चंगी खबर पई भी है दुबई च पाकिस्तानी सुपरस्टार साडी मायरा खान को अवार्ड मिला है आर्टिस्ट इन फैशन का, ठीक है। उन्होंने जो माशाल्लाह पूरी तकरीब जितने भी उन्होंने ड्रेसेस पाते हैं तो जो उन्होंने इन फैशन आई उन तो बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी फोटोज अपलोड किए लोगों ने बहुत पसंद किया है। ये भी एक चंगी गाल है पाकिस्तान दा ये देखो ना जरूरी नहीं होंदा कि तुहाडा फेस जिहड़ा है ना वो इको ही होवे असा सिर्फ मतलब सियासत को दे दें भाई उत्था क्या है भैया कारोबार दे दिए हैं मतलब असा साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दिए हैं सारे विच जेड़ा सारा पाकिस्तान दा एक रोशन जेड़ा पहलू है ना जेड़ा सारा इंडिकेशन देंदे वो शोबिज़ भी है पिया कि सारे आर्टिस्ट जेड़े हैं उही कैलीबर दे हैं कि पूरी दुनिया विच उन्हां दा कोई सानी कह नहीं और वो अपना मकाम आप रखे देन और इन्हें मतलब मायरा खान ने भी ये साबित किते कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है बहुत अच्छी प्रेजेंटर भी है ते वो बहुत सारे अवार्ड जारी गल जितेंदी भी है सर। बिग इंडस्ट्री उथा मन के पाकिस्तान दा ना आंदा पे एक क्या घट गाल है
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕੂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਵਨ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਥੀਂਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਕੂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ ਕਈ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਅਗਰ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਥਿੰਦਾ ਪਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ, ਡੈਫੀਨਿਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਥੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਥੀ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਂਡ, ਲੇਕਿਨ ਵੰਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਕੀਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਦੀਆਂ बेहतरीन डी है, बेहतरीन डी ਦਾ बेहतरीन गाल है। इवें ही एक खबर बई भी मेरे को याद आ गई है, सारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बई भी अहद किया है जोड़ा मैं कुछ दिन पहले कल परसों भी मैं गाल करने दी बैठी पोलियो ते। जी बिल्कुल। पोलियो ते हुण भी इस साल भी एक केस सामने आ गए, ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਮੁਲਕ को पोलियो फ्री करके रहा इंशाल्लाह असां नाल इसे ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਆਖੇਸੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ को इंश्योर कराया कि भी असां बहुत कोशिश करे सूं कि भी इको 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈ असां इको मिनिमाइज करके नूं, लेकिन थोड़ा जिहा सारा असल प्रॉब्लम ये रह गए पहले कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਥੀ ਗਏ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਪਾ ਗਏ ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਈਅਰ ਵੀ 38 ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਥਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 2023 ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੇਸਿਸ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬੰਨੂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਕਜ਼ਾਈ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬੜਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ट्राइबल एरिया तो लोग ट्रैवल करके आते हैं, ये बहुत सारी रीजन है क्योंकि वो लोग मिस कर गए अपने बालों को लुका गए। अच्छा, इवें जेडे हुन केसेस सामने है ना, दो आए जी, वो एक डेरा बुगटी च एक चमन च। बिल्कुल, चमन वाला तो पता है। अच्छा, ये हुन जेडे डेरा बुगटी ते चमन दा ना, ये तुसां अंदाजा लाओ, ये वलदा हुआ ट्राइबल एरिया थी गया, उतना बड़ा आबादी बहुत दूर दूर है, लेकिन पोलियो दी जेडी टीम है सर बड़ा अच्छा काम करेंदी पे, हुकूमत दा बड़ा अच्छा उन्हां ते चेक एंड बैलेंस है कि भी 100% जेड़ा साडा टारगेट है असा हुण इको अचीव कर गए नूं। ये बड़ा अच्छा। और बिल गेट्स ने बकायदा शहबाज शरीफ साहब की तारीफ की है कि भी जेड़ा तुसां वजीर आले पंजाब हावे उन वेले जेड़ा तुसां उन टीका हिफाजती टीका जात जेड़ा पंजाब विच प्रोग्राम शुरू थे ना, वो 100% उनकी कामयाबी आई। तो उन्होंने आखिया भी हुण तुसां वजीर आज़म पाकिस्तान बन गए हो ते हुण तुसां जेड़ा है ना इंदे ते भी 100% काबू पाओ। बिल्कुल, ते दावत भी दी है। अच्छा, एक बड़ी खूबी दी गल है कि ਜਿਹੜੀ सऊदी वजीर है पिया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ 3-4 दिन थी ना, साईं को बड़ा एंजॉय किया, बड़ा फील बड़ा प्राउड फील थे ऐसा कोई शायद। तुसां देखो अपनी गाल, अपने दिल दी गाल साडी पूरी वसेब को, साडी पूरी आवाम को। अच्छा, मेरा ये पैगाम है कि असां मतलब अगर दो तबके मतलब हाकिम और महकूम दा आखो या असां अफसर या मुलाजिम दा गिनो, उहदे च हुंदे कि हमेशा अफसर को अपनी गलती नज़र नहीं आती या ताकतवर को अपनी गलती नज़र नहीं आती, जिहड़ा छोटा तबका होंदा उनकी गलती हर वेले को नज़र आती है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ताली जिवें दोवें हत्थां नाल वजदी है इवें वो सिस्टम भी दोवें हत्थां नाल चलदे। मतलब इंप्लॉयर को, हाजिर को और मुलाजिम को दोवें को इकट्ठा चलना चाहिए और दोवें को अपनी लिमिट च रह के अपना काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। इतना नाज़रीन यह गाल को अगर मैं बतावा, अगर तुहाडे मुलाजिम ने कोई गलती की है पहले चेक करो तो उनको दस्या सही है। अक्सर साड़ी अपनी गलती होंदी है, उनको सही तरह ना दसेंदे ही कहनी, ट्रेंड ही कहनी करेंदे तो शो दे होंदी असां इवें कर गिंदे से कि इवें ना करो, ज़रा खुशी नाल अच्छे तरीके नाल उनको ट्रीट करो ताकि इंदा सिला ज़रूर मिलते। 300 एक छोटी जी ब्रेक तो बाद वल कट्ठे थी तू साडे नाल हुसन मेहमान इथाई ना वेसो नाल रासो।
सलामत हैं। वेलकम बैक मेरा सोना वसीब जी। तो अज गाल थी वने थोड़ी जी खवातीन सारिया बैठिया उस इंतजार करें दिया कि अज क्या गाल है। अज भी तो कोई फैशन की गाल थी वने, अज भी कोई स्टाइल की गाल थी वने, अज भी कोई ना कोई ये जी गाल थी वने कि उन्होंने कम आ वने। अज मेरे नाल मौजूद हैं इशमल ताहिर, ब्यूटिशियन हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं। तो इन्हां दे नाल अज जी डिस्कशन थी से थोड़ा सीरियस मूड बना के करें से, क्योंकि गाल सीरियस है। गाल है फैशन की, गाल है उन शैदी जी शे साकू सोना बनेंदी है। अगर असां सोने हूँ साकू पावना ना आवे, साकू पता ना होवे असां क्या कलर पावना है, असां क्या स्टाइल पावना है, असां केड़ी शै साकू जचदी है क्या नहीं, सिर्फ असां ये देखूँ कि ये फैशन इन है या आउट है, उनका अगर सिर्फ नज़र रखनी है तो उनका कोई फ़ायदा क्या नहीं। पहले अपने आप को जिमें अपने अंदर को पहचानना है, उमें अपने बाहर को भी देखो। अपनी अगर कोई खामी है, कोई कमी है तो उसको एक्सेप्ट करके उसको निखार गिनो, इतनी जी गाल है बस। जी क्या हाल है इशमल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक। जी। अच्छा ये बताएं, कंफर्टेबल ठीक जी बिल्कुल। इजी अब तो ना, अब तो फील आ रहा होगा कि आप ही का सेगमेंट है, आप ही का जी शो है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, आज ना हम बात कर रहे हैं फैशन के ऊपर, ठीक है। जी। और मुझे ये बताएं कि तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। जी। एक आ गया हमारा कि हमने डेली वेयर पहनना है, जी बिल्कुल। एक आ गया हमने कोई फंक्शन में जाना है उसमें पहनना है, कोई शादी है, कोई बिग इवेंट जिसे होते हैं। एक आप कह लो कि हमने किसी लंच डिनर या ब्रंच पे जाना है, हमने फॉर्मल हल्का सा होना है। अब इसको किस तरह से हम रिलेट करें इस मौसम के हिसाब से, क्योंकि बात हो रही है मौसम पे और फैशन पे। हमें चाहिए कि हम अगर कॉटन वगैरह में जा रहे हैं तो पेपर कॉटन वगैरह यूज़ कर लें। उस पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत हैवी हो, लाइट सी एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए, जिस तरह धागे वगैरह का काम और थोड़े बहुत स्टोन्स हाँ, वगैरह, सही इस है। तरह लाइट वेयर करना चाहिए। इतना हैवी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी कर लेते हैं थोड़े से इवेंट के लिए, छोटे से इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा हैवी, बट उन्हें अपने आप को भी देखना चाहिए और इवेंट को भी देख के पहनना चाहिए। मुल्तानी कढ़ाई इस मामले में बड़ी मशहूर है, और हमारे हाथ की कढ़ाई तो जी, ये बिल्कुल। वसेब में इस सीज़न में तो बहुत इन रहती है। जी वाकई। बिल्कुल। ये जो मेरा वो है ना आर्ट से रिलेटेड और फैशन से, इसमें तो बहुत ज़्यादा इन है ये चीज़ कि मुल्तानी कढ़ाई और जो मुल्तानी कढ़ाई में जो आता है हमारा ब्लू पोएट्री वाले जिस तरह होते हैं, ब्लू पोएट्री के ड्रेसेस आ जाते हैं ब्लू एंड वाइट में। अजरक में हम आ जाते हैं, अजरक चुनरी में में, हम चुनरी में आ हैं। जाते हाँ हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, अजरक और चुनरी को क्या हम किसी बिग इवेंट पे भी पहन सकते हैं, या इसको हम अपना नॉर्मल फॉर्मल पे रखें, क्या करें इसको? नहीं, बिग इवेंट में पहन सकते हैं क्योंकि उसमें काम आ जाता है, अच्छा खासा आ जाता है। जैसे मेहंदी के फंक्शंस हो गए, इस तरह के इवेंट्स में पहन सकते हैं, उपटन वगैरह पे पहन लेते हैं लोग। ओके। अब मुझे ये बताएं कि पहली चीज़ हमें क्या करनी चाहिए अगर हमने जाना है शादी पे कल, आज हमने जाना है बर्थडे पे, लेकिन सुबह हमने घर में भी फ्रेश होना है। अब हमें बताएं कि अब हम क्या क्या करें। हमें चाहिए कि हम अपनी स्किन को भी देखें पहले तो, ठीक है। उसके बाद हमें अपने बॉडी स्ट्रक्चर को देखना है कि हमें किस हिसाब से वेयर करने चाहिए कपड़े। मेन चीज़ मेन चीज़ यही है कि हमें अपने बॉडी स्ट्रक्चर को देख के ही पहनने चाहिए। अगर बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं तो हमें बिल्कुल कैजुअल नॉर्मल ड्रेसेस पहनने चाहिए, और अगर हमने शाम को इवेंट पे जाना, जैसे अगले दिन आपने बात की कि हमने जाना है इवेंट पे, तो हमें उसके हिसाब से फिर देख के पहनना चाहिए कि हमें बर्थडे के हिसाब से लाइट ड्रेसेस पहनने चाहिए, और फिर मेहंदी के हिसाब से डिसाइड करके अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को देख के पहनने चाहिए। उसको भी थोड़ा सा डिफाइन करते हैं ताकि हमारे शेप को ज़रा आसानी हो जाए कि मीन किस शेप पे क्या चीज़ जानी चाहिए, क्या चीज़ हमें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, क्या कैसे इसको कैरी करना है हमने। हाँ, अगर आप स्लिम स्मार्ट हैं तो उसमें आपको चाहिए कि आप लॉन्ग वेयर करें, ठीक है। और अगर छोटी हाइट है तब भी आपको चाहिए कि लॉन्ग वेयर्स करें ड्रेसेस को ना। और अगर लॉन्ग आपकी हाइट है तो फिर आपको चाहिए कि शॉर्ट में भी पहन सकते हैं। तो लॉन्ग जो हाइट्स होती हैं उन पर हर चीज़ ही सूट करती है, वैसे शॉर्ट लॉन्ग हर चीज़। और अगर शॉर्ट है तो उसमें हमें लॉन्ग ड्रेसेस पहनने चाहिए, शर्ट्स लॉन्ग हो, कैप्रीज हो, इस तरह की चीज़ें। तो उसमें आपकी हाइट भी अच्छी लगती है, लंबे लंबे लगते हैं, और बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा ठीक लगता है। है बिल्कुल। और इसमें ये भी आ जाता है कि अगर आपको फील हो रहा है कि नाउ आपका नहीं समझ आ रही
आपको कि आपकी बॉडी में शेप क्या है, आपको क्या जच रहा है क्या नहीं, तो इसमें आप गूगल की मदद ले सकते हैं। इसमें आप बिल्कुल, Google थोड़ी की सी मदद ले मेहनत सकते करके हैं। अपने आप को खुद पहचान सकते हैं जी, कि बिल्कुल। जहाँ पे आप नहीं जा सकते किसी डिजाइनर के पास, किसी ब्यूटिशियन के पास, तो आप जाके उससे भी हेल्प ले बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। अब तो हर चीज़ आपके हाथों पे है, सोशल मीडिया इतना फास्ट हो चुका फास्ट है। हो गया है। कलर बताएं। कलर्स अगर फेयर कलर है हम लोगों का, जैसे हमारे यहाँ पे मुल्तान में तो यानी कि पाकिस्तान में ही आप देखा जाए तो 3 कलर्स होते हैं, फेयर, विटिश होता है और डार्क। 3 कलर ही चल रहे होते हैं। तीन तो यानी कि स्किन टोन्स हमारी 3 ही तीन होती उसमें हैं। जा रही होती हैं, तो ठीक हमें है। अपने कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से जाना चाहिए पहली तो बात। अगर हमारा फेयर कलर है तो हमें डार्क कलर सूट करते हैं, ठीक है। उसमें आ जाता है नट शेल कलर, आ हाँ, जाता है ठीक है। ब्लैक, आ जाता है नेवी ब्लू, आ जाता है, इस तरह के कलर्स आ जाते हैं। और अगर नॉर्मल कलर है तो हमें उसमें चाहिए कि थोड़ा डल कलर्स लें, जैसे स्किन हो गया, पीच पिंक हो गया। पीच कलर बहुत ज़्यादा इन हो जाता है, और इस ईयर का तो यानी कि मोस्ट कलर है ये वाला पीच। तो सही हो गया। यानी कि हमारी सबसे पहले हम अपनी कलर टोन देख लें, ठीक हाँ है, जी। कि हमारी स्किन टोन क्या है। स्किन टोन के बाद हम अपना बॉडी को देख लें, हमारी बॉडी किस शेप में है। सेकंड हम ये कर लें कि हमने ये दोनों चीज़ें अपनी समझ ली हैं, देन हम डिसाइड करेंगे कि हमने किस ड्रेस पे जाना है और किस तरह की हमने ड्रेसिंग करनी है। जी, उसमें बिल्कुल। आपने हमें कलर भी बता दिए हैं। जी। अब आ जाएं कि हम उसी के साथ मुझे ये बताएं कि मैं कहीं पे भी नहीं जाना, मैं घर पे हूँ लेकिन मुझे हेयर स्टाइल बनाना है, मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे बाल खुले भी नहीं रखने। तो आप ये करेंगे थोड़ा सा आगे से ट्विस्ट वगैरह या ब्रेड वगैरह करके और हाई पोनीटेल कर लें। हाई सही। पोनीटेल ना करें तो आप कैचर के साथ अच्छे से फोल्ड करके, हाफ आपको चाहिए कि आपके बाल खुले भी रहें और क्लोज भी हो जाएं, आपको नेक पे प्रॉब्लम ना करें, तो आप कैचर के साथ अच्छे से फोल्ड करके उसे हाफ कवर कर लें और हाफ उस बालों को खुला रहने दें। अच्छा, और ये बताएं कि हमारे जो फॉर्मल ड्रेसेस हैं, इसमें शिफॉन इन है, इसमें नेट इन है, इसमें कतान सिल्क, इसमें जामा वाले, इसमें आजकल कौन सा स्टफ ऐसा है जो ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं? कतान सिल्क ज़्यादा मुझे लगता है इन है, और पेपर कॉटन और शिफॉन भी बहुत ज़्यादा इन हो गई है दोबारा से। बहुत पहले ज़्यादा इतना इन हो ट्रेंड गई है, नहीं था। हाँ। और चुनरी इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि लोग पहले उसे पूछते ही नहीं थे, जिस अब तरह पहले ना सिर्फ प्योर मिलता था, अब उसका ये है कि हमें उसकी कॉपी भी मिलने जी लग गई बिल्कुल है। ऐसा हाँ। ही है। अब जहाँ जाए किसी भी शॉप पे चले जाएं, चुनरी का इतना ट्रेंड है, हर जगह चुनरी मिल रही है। और ये क्या कहते हैं इसको, नेट वाली साइड पे। नेट भी बहुत ज़्यादा इन है। और वो भी क्या कहते हैं उसको, शिफॉन, जारजेट और सिल्क और सही। पेपर कॉटन अच्छा, वगैरह, एक इस तरह की चीज़ें। दुपट्टा होता है जिस स्टफ का आपने भी लिया हुआ है, इसको हम जामावार कहेंगे। एक इसमें स्टफ आता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मैक्सिमम डिज़ाइनर्स के पास वही स्टफ है। एक बहुत हमें ह्यूज सा दुपट्टा मिलता है ऑर्गेन्जा टाइप, और गेंजा टाइप का, लेकिन उसका मसला ये है कि मुझे नहीं समझ आती उसको किस तरह कैरी करें। उसको तो पिनअप भी करो तो इतनी मुश्किल से पिनअप हो रही होती है। मुझे लगता है कि आपको सिर्फ उसे हाथों में ही लेके कैरी सही। करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फॉल भी नहीं आ सकता, वो अकड़ा अकड़ा रहता है 24 सही। घंटे। और अगर आपने स्लिम दिखना है तो हमें कौन सा स्टफ चूज करना चाहिए अपने लिए? स्लिम दिखना तो आपको शिफॉन, जॉर्जेट, इस तरह के स्टफ यूज करने चाहिए, जिसमें थोड़ी सी फॉल हो। फॉल हो, सही। ढलका ढलका लगे। अवॉइड किसको करना चाहिए हमें? अवॉइड जैसे पेपर कॉटन होगी, अकड़े अकड़े कपड़ों को ना अवॉइड करना चाहिए, जामावार और इस तरह के कतान सिल्क। और एक और पेपर कॉटन टाइप एक और कपड़ा भी चला हुआ है बहुत ज़्यादा, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। वो उससे भी आपकी बॉडी जो है ना बहुत मोटी मोटी बंदे को फील करवाती है। और हेयर स्टाइल में आप बताएं कि इवनिंग में हमारे ओपन हेयर्स जा रहे हैं, आजकल ट्रेंड में क्या है, ट्रेंडिंग बताएं कुछ। लोग ज़्यादातर स्ट्रेट की तरफ जाते हैं, या नीचे से आजकल तो यही ट्रेंड चला हुआ है कि आयरन रोल, लूज कर्ल्स, यही चीज़ें ज़्यादा इन हुई पड़ी हैं। और या तो ब्रेड वगैरह करवा लेते हैं लोग ऊपर से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आजकल लोग बैककॉमिंग को तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं कि बैककॉमिंग नहीं करनी, हमारे बाल टूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और अगर वो नहीं करते तो फिर आजकल इतनी ज़्यादा इन हो गई हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं चीज़ें, जैसे कि बालों में लगाने के लिए उसके हेयर एक्सेसरीज वगैरह तो अच्छे से कैरी हो जाते हैं आजकल बाल। और ये भी बताएं कि ट्रेंडिंग में इस टाइम जो कि करंटली हमारा ये मौसम और ये सीज़न को देख के, ये हमारे जो साड़ी है, हमारे पास शरारा है, हमारे पास बहुत कुछ है, फ्रॉक्स हैं, हमारे पास गाउन स्टाइल है, ये इतना सारा डिफरेंट हमारे पास स्टफ है, उसमें से इन क्या है जो आजकल हर बंदा उसको पिक कर रहा है? वैसे अगर वलीमे के हिसाब से देखा जाए तो लोग बहुत ज़्यादा साड़ी वेयर कर रहे हैं। वलीमे पे तो ट्रेंड बन गया ना कि हर किसी ने साड़ी पहननी है। और यानी कि ये लोग नहीं देखते कि हम मोटे हैं, पतले हैं, किस टाइप के हैं।
बस साड़ी वेयर कर लेते हैं। उन्हें अब चाहिए कि अपनी बॉडी को देख के अच्छा, साड़ी इसमें पहने मुझे या ऐसे हाइट लगता है- वगैरह को। मुझे ऐसे लगता है आप कुछ भी पहन सकते हो। आप अगर आपका दिल चाह रहा है ना, आप अपने दिल को मत मारो, आप पहनो। आप किसी से खौफजदा ना हो, आपको जो अच्छा लग रहा है आप पहनो। पहली चीज ये है कि उसको इस तरह पहनो कि वो आप पे जचे, बिल्कुल ऐसा ही है। आपका कॉन्फिडेंस लूज ना करे, आपको जी। कहीं पे भी ये ना फील हो कि मैं इसको कैरी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही मैंने है। बहुत सारी ऐसे खवातीन को देखा है, अगर हम उनकी जगह होते हम इतनी हिम्मत नहीं रखते थे कि हम वो चीज़ पहन पाते, ऐसे ही लेकिन है। उन पे वो इतना खूबसूरत लगा है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस उस ख़त्म नहीं हुआ, बिल्कुल। उन्होंने उसको कैरी किया। ये है कि अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखें। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लिया है तो मुझे लगता है कि दूसरे लोगों ने अगर आपको बोला ना कि आप पे चीज़ सूट नहीं करी, तो आपने भी ऐसे ही अपने आप को समझना कि मुझ पे सूट नहीं कर रहा। बस अपना कॉन्फिडेंस को जो है ना बहाल रखें तो आप हाँ। हर चीज़ वेयर कर सकते हैं मुझे लगता है। हमने कपड़ों की बात की, हमने कलर की बात की, अब आते हैं शू पे। हेयर स्टाइल भी हो गया हमारा। जी। शू में ये बताएं कि इन क्या, क्योंकि एक टाइम आया था कि खुसाज और फ्लैट्स बहुत इन थे, ये आज से समझे 2-3 साल पहले, लेकिन वो ओल्ड ट्रेंड हो गया। हम करेंगे इनकी बात, आजकल क्या चल रहा है? आजकल शूज़ वगैरह में जैसे हील्स तो बहुत ज़्यादा इन हुई हुई हैं। अगर जिस तरह लॉन्ग शर्ट्स के साथ कैप्रीज के साथ भी लोग हील ही वेयर सही। करते हैं। बहुत कम है कि अब खुद सा अगर पहनते तो लॉन्ग फ्रॉक्स के साथ भी अब यानी कि हील्स वगैरह ही यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है। इस तरह की अच्छा, शूज़। हील्स में भी देखें ना, टॉय है उसमें, आप ये देख लें कि पेंसिल आ ब्लॉक जाती हील है, है। उसमें ब्लॉक हील आ जाती है। उसमें हमें किस हील की तरफ हमें जाना चाहिए हमारे लिए easy रहे? कंफर्टेबल जो है ना वो ब्लॉक हील है। पेंसिल हील जो है ना वेयर करना बहुत कम लोगों के लिए होता है कि कैरी किस तरह करें। कुछ लोग होते हैं बहुत कॉन्फिडेंटली पहन लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं पहन सकते। तो मुझे लगता है नॉर्मली वेज हील जो है ना आपके लिए बेस्ट है। वेज हील बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी बात मेरे जहन में आई है शू को लेके। भाई ये ज़रा हमें थोड़ा क्लियर करें कि किस ड्रेस के साथ कौन सा शू कैरी करना है और किसके साथ नहीं करना। अगर हम वेस्टर्न पहन रहे हैं, अगर हमने जीन्स और टॉप पहना है, तो कौन सा शू है जो हमने अवॉइड करना है? अगर हम वेस्टर्न की तरफ देखा जाए तो हमें चाहिए कि हम जोगर्स वगैरह वेयर करें। ठीक है। उसके नीचे वेस्टर्न के नीचे लेकिन अगर हम जोगर्स। फॉर्मल में हैं तो हम फॉर्मल में हील वगैरह ही अच्छी लगती है देखा जाए तो, क्योंकि अगर हाइट लंबी है तो उस हिसाब से आप कह लें कि आप फ्लैट पहन सकते हैं, ठीक है। वरना मोस्टली लोग आजकल वैसे भी छोटी हाइट से आ रही हैं तो हील्स ही वेयर करते हैं, चाहे लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, कैप्रीज हो या फ्लैपर्स हो, सबके नीचे हील ही चलती है आजकल। और एक विड हील होती है जो काफ़ी चौड़ी वाली होती है। हाँ जी। उसमें हम जैसे आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और बड़ी ज़ोरों शोरों पे, अभी तो मौसम बहुत अच्छा है खैर, जी। लेकिन आने वाले वक्त अभी से हमें डरा ज़रूर रहा है। उसमें हमें लॉन के साथ क्या पहनना है? लॉन्ग के साथ अगर नॉर्मल देखा जाए तो मुझे लगता है कि खुस्से वगैरह भी वेयर करने चाहिए, उन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए। बट जो छोटी हाइट वाले हैं वो तो पहनते हैं यानी कि ब्लॉक हील्स, उन्हें चाहिए कि वो पहने। आजकल मैंने मार्केट में एक चीज़ देखी है जो कि बहुत ट्रेंडिंग है और मुझे खुद भी बड़ी पसंद है क्योंकि कम्फी बहुत है। वो खासकर शूज़ की बात करें तो उसमें आपको एक बहुत कम्फी वाली एक हाई सोल मिल रहा है जो कि प्रॉपर एक शेप में आता है, जिसको हम विड भी कहते हैं। चौड़ा होता है लेकिन ये है कि उसको पहनने के बाद ज़रा पाँव हैवी लगता है क्योंकि उसका साइज़ थोड़ा प्लस साइज़ होता है। बिल्कुल ऐसा उसको ही हम है। किसके साथ कैरी कर सकते हैं? उसको हम यानी कि मुझे लगता है कि उसको लॉन्ग फ्रॉक्स के साथ ही वेयर करना ठीक चाहिए है। या अगर आपने फ्लैपर पहना है तो उसके साथ आप कैरी कर लें इन तरह के और ड्रेसेस के अगर साथ। कोई ओवरवेट है, वो क्या चीज़ शू में कैरी ना करे? हाई हील्स तो बिल्कुल मत करें, ये पेंसिल हील तो बिल्कुल भी मत पेंसिल करें। हील ना करे क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर वो वो बिल्कुल बिल्कुल सूट नहीं करती है। बिल्कुल। हाँ, और इसके साथ ज्वेलरी का भी बताएं। ज्वेलरी फॉर्मल में देखा जाए तो डिपेंड्स ऑन फंक्शन कि किस तरह का फंक्शन है, उस हिसाब मैंने से जाना है मेहंदी पे। मेहंदी पे जाना है। हाँ। मेहंदी पे जाने के लिए वैसे तो मुझे लगता है कि हमें फ्लावर्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, ओरिजिनल ज्वेलरी को पहनना चाहिए, ओरिजिनल फ्लावर्स वाली। हाँ, लेकिन वो तो मुरझा जाएगी ना। मैं तो अब ब्राइड नहीं हूँ लेकिन मैंने जाना है। मैं किस टाइप की, मतलब कांच की चूड़ी में जाऊँ, बैंगल्स में जाऊँ, ब्रेसलेट में जाऊँ, कुछ इस तरह का कुछ बताएं कांच की ट्रेंडिंग सा। चूड़ी में जाना चाहिए मुझे लगता है। अच्छा, कांच की चूड़ियाँ हाँ, ट्रेंडिंग में हैं ट्रेंडिंग आजकल। में आजकल ठीक है। वेलवेट वाली चली में शनील की सही, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा, और उनके ऊपर आजकल जो साइड्स पे कड़े लग रहे हैं, पर्ल्स वाले, ऑफ वाइट पर्ल्स वाले, सिल्वर पर्ल्स, हर टाइप कुंदन के के, तरह। जिनको हम कहते हैं कुंदन के कड़े हाँ, जो होते कुंदन हैं। के कड़े। बिल्कुल। और ज्वेलरी में क्या इन है? चोकर इन है, मीन क्या है, लॉन्ग नेकलेस या क्या जाए हम? मालाएं भी चल रही हैं, अभी भी ट्रेंड में है,
बट अब बहुत कम, पर चेंज हो गई है, डिजाइनिंग चेंज हो गई है। पहले वो होती थी मोतियों वाली, लेकिन अब मोतियों वाली नहीं आती है, अब बहुत यूनिक यूनिक आने लग गई, कुंदन स्टाइल में आ गई हैं, और दूसरे बड़े बड़े स्टोन स्टाइल में आ गई हैं, स्टोन्स वाली बहुत ज़्यादा अब इन में हमारे पड़ी हैं। जितने भी कबाइल एरियाज थे उसकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा आती है, जैसे अफगानी ज्वेलरी हो गई, हमारी ओल्ड ज्वेलरी वाला स्टाइल हो गया जिसको हम कहते हैं जनाब जी, वो बड़े बड़े हैवी होते थे, इयररिंग्स बड़ी हैवी हैं, उसका एंटीक ज्वेलरीज बहुत इन है। इस बारे में क्या है, अभी भी इन है? हाँ अभी भी इन है, पहनने वाले पहनते हैं मुझे लगता है। और वो आप पे अच्छी लगती है, यानी कि आप हर उसको यूज करें हर तो किसी भी मुझे लगता है कि सूट नहीं नहीं करती है, ठीक है, वो अभी अपनी पर्सनालिटी को देखता पर्सनालिटी है। को डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, यही चीज़ देखें, अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूँ ना, बहुत इजी और बहुत सिंपल सी एक बात है कि आप ट्रेंड को फॉलो करें, ट्रेंड को आपको बिल्कुल, फॉलो trend को करना follow चाहिए, करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ना उसको अपने आप को स्टडी कर लें कि फॉर एग्जांपल अगर आप आपको लगता है कि आपको ये चीज़ सूट कर रही है नहीं कर रही, थोड़ा सा पहन के वाकई बिल्कुल। शीशे के आगे अपने आप को अपने आप को देखें। पहले एक दफ़ा हाँ। पहन के देख लें कि आप पे ये सूट कर भी रहा है या नहीं, या आप ट्रेंड को फॉलो किए जा रहे हैं, आप पे सूट नहीं कर रहा, वो भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, आपके पास लोग आते होंगे, ज़ाहिर एडवाइस लेते होंगे, इसी के बिल्कुल। साथ सारा कुछ पूछते होंगे, तो आप उनको पूरा एक ड्रेस के साथ शूट तक का पूरा वो देती हैं स्केच बना के? पहले जो है ना, मैं अपने माइंड में इमेजिन कर लेती हूँ कि यार इस बंदे पे ये चीज़ सूट, जैसे अब लोग आते हैं अपनी ज्वेलरी दिखाते हैं, ड्रेस दिखाते हैं, कुछ लोग होते हैं इतने पेंडू के, उनकी ड्रेस के ऊपर सारा वर्क ऑफ वाइट कलर का या वाइट पर्ल्स का हुआ है, तो वो ज्वेलरी गोल्ड की पहन रहे हैं या गोल्डन वेयर कर रहे हैं, वो बिल्कुल मैच नहीं करती, डिसमैच हो रही होती है। तो मुझे अपने हिसाब से लगता है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता ये। मैंने बोलती हूँ कि भाई आप जो है ना इसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी, तो फिर उन्हें जब खुद को पहन के लगता है कि यार वाकई में अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल। ड्रेस की भी शौक गई, आपके मेकअप की भी शौक गई, हेयर स्टाइल, हर चीज़ डाउन हो मिथ है, जाती है। देखें एक छोटी सी सिंपल सी बात है नाज़रीन, एक छोटी सी मिथ है कि अगर आपने हैवी ड्रेस पहन ली है, आपने वहाँ पे अपनी ज्वेलरी को बिल्कुल मिनिमाइज कर देना है, वहाँ पे आपको नेकलेस की नीड नहीं है। अगर आपके गले के ऊपर काम है, अगर आपका गले के ऊपर कोई चीज़ बनी हुई है, कढ़ाई हुई हुई है, तो ऑलरेडी ब्यूटीफुल, वो Yes, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत है। आपको नीड ही नहीं है कि आप कोई नेकलेस पहन के उसको और उसकी खूबसूरती को भी आप मान कर देंगे और आप भी अच्छे कभी भी नहीं लगेंगे। बिल्कुल आप ऐसा उसके ही है। साथ इयररिंग्स ऐड करें। इयररिंग्स ऐड कर रहे हैं और लॉन्ग इयररिंग्स ऐड कर लें, बट अपने फेस के अकॉर्डिंग होने चाहिए सही। आपके। अगर आपका फेस ओवल शेप में है तो आप बिल्कुल भी ये लंबे लंबे इयररिंग्स जो है ना वेयर मत करें, हाँ। क्योंकि वो और आपका फेस लंबा दिखाएंगे। अच्छा इश्मल, एक बात देखें, मेरा राउंड फेस है लेकिन मैं ज़्यादातर इयररिंग्स राउंड में यूज़ करती हूँ। ये बताएं कि ये आपके फेस कट के अलावा कुछ चीज़ें आपकी स्क्रीन पे अच्छी लग रही होती हैं, कुछ बिल्कुल आपकी ऐसा स्क्रीन है। पे नहीं अच्छी लगती, कुछ चीज़ें हम बिल्कुल। पिक्चर्स के लिए करते हैं, लेकिन चूंकि मुझे लॉन्ग इयररिंग्स नहीं पसंद, मैं राउंड में ही जाती हूँ, लेकिन पहनने के बाद मैं खुद फील नहीं कर रही होती तो मैं उसको कंटिन्यू भी रखती हूँ कि भाई मैंने अपना स्टाइल बना लिया है। ऐसा और ही हर है। इंसान अपना एक स्टाइल बना लेता है, जी उस स्टाइल को वक्त के साथ बदलना ज़रूरी भी होता है। बिल्कुल ऐसा हाँ। ही है। और वाइट ड्रेस अगर आपने चूज़ किया, क्योंकि आजकल वाइट भी बहुत इन है, बहुत ज़्यादा इन है, निकाह पे लोग हाँ। वाइट पहनते हैं, तो उसके साथ हमें किस टाइप की ज्वेलरी में जाना चाहिए? उसके साथ बिल्कुल यानी कि लाइट सी नाजुक सी ज्वेलरी होनी चाहिए, क्योंकि वाइट ड्रेस होता है उसके ऊपर बिल्कुल डिसेंट चीज़ें ही वाइट के अच्छी साथ लगती हैं। कंट्रास्ट भी बताएं। वाइट के साथ कंट्रास्ट है ना सिल्वर गोल्ड का मेटालिक सा शेड है, कॉपर में चले जाएं आप, या तो सिल्वर, वाइट के ऊपर सिल्वर नहीं अच्छा लगता, सही, सिल्वर गोल्ड टाइप बहुत अच्छा लगता सिल्वर है। गोल्ड टाइप, बिल्कुल आप मेटालिक कलर में बहुत मेटालिक, प्यारा वो लगता है। बहुत। और उसके साथ ही आपने अगर शू में और पर्स में अगर हम कंट्रास्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आपको गोल्डन में ही जाना चाहिए वाइट ज़्यादा। के साथ हम गोल्ड का करें। हाँ वाइट के साथ, क्योंकि ठीक अगर है। आपकी ड्रेस के ऊपर वर्क ऐसा है कि शैम्पेन कलर का है तो आपको वाइट और गोल्ड में या जाना चाहिए या गोल्डन में जाना चाहिए। ठीक है। और इसी के साथ ही हम अब आपसे लेंगे इजाज़त, क्योंकि आज हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली है जो कि ड्रेसेस से फैशन से रिलेटेड था, लेकिन ब्यूटी से रिलेटेड इंशाल्लाह अगली दफ़ा, क्योंकि मेकअप को अभी हमने थोड़ा सा रखा है साइड पे, क्योंकि आज जो बातें थी वो बहुत ज़रूरी थी। स्टेप बाय स्टेप करेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। इसी के साथ नाज़रीन गिनसूं एक छोटी सी ब्रेक तो बाद वल मिलसूं कटे होसूं किथाई ना रसूं नाल रासूं। ये हाथ सलामत है जब तक इस खून में हरारत है, जब
इस खून में हरारत है जब तक ये हाथ सलामत है जब तक ये हाथ सलामत है जब तक इस खून में हरारत है जब तक इस दिल में सदाकत है जब तक इस मुल्क में ताकत है जब तक आजाद है अपने फिक्रो अमल भरपूर खजीना हिम्मत का एक उम्र है अपनी हर साथ इमरूज है अपना हर फरदा ये हाथ सलामत है जब तक इस खून में हरारत है जब तक इस खून में हरारत है जब तक ये हाथ सलामत है जब वेलकम बैक मेरा सोना वसेब वसेब गाल थी वञे दिल दी गाल थी वञे त वल डॉक्टर भी तोकू याद आ गए हो सन काफ़ी अरसे बाद वल साकू मिलते पैन वल साढ़े नाल हैं लेकिन इतनी मसरूफियत किथा रह गई इन्हें तो पुछूं मैं डॉक्टर साहब की तारीफ इतनी जही करे सा कि मैं इन्हें को शिद्दत नाल मिस किया मैं आदि हम जी टाइम भी सारा कोई हार्ट रिलेटेड काम होंगे मैं आदि डॉक्टर यासिर खाकवानी किथा हैं क्योंकि जी टाइम तोकू कहीं डॉक्टर दे नाल मिलण तो बाद अपनी तबीयत दे विच कोई अफाका महसूस थी वे ना ओ रियल डॉक्टर है उनकी पढ़ाई उनकी जिंदगी कामयाब थी कि ये तोकू जिंदगी दा ओ सही तरीके नाल इलाज किते जो कि शायद तुसा जिथा मर्जी वनो कहना थी से इंसान दा इखलाक इंसान दी गाल करन दा तरीका ते डॉक्टर दा सब तो वध के मैं आदि अद्धा इलाज तो उन इखलाक होंदे ते बेहतरीन इंसान हैं ते अज वल असां इन्हां को सॾे त शुक्र है असां को मिल गए ते आ गए पुछसूं किथा रह गए किथा मसरूफ़ हैं डॉक्टर यासिर खाकवानी हार्ट सर्जन क्या हाल है सर ठीक ठाक जी थैंक यू वेरी मच आई एम रियली फाइन सब तो पहले बहुत शुक्रिया फॉर अ लॉट ऑफ वेरी बिग अननेसेसरी कॉम्प्लीमेंट्स नो सर थैंक यू You वेरी deserve. मच ते बहुत खुशी थी पई है जी दोबारा आके इतना थोड़े प्रोग्राम में सब लोगों के नाल गाल करके ते टू शेयर द फीलिंग्स एंड टू शेयर द इंफॉर्मेशन सारा कुछ बेसिकली मैं पाकिस्तान कहना हमी आई वाज अप टू एक बड़ी वड्डी एशिया पैसिफिक दी कॉन्फ्रेंस आई रिसेंटली इन कोलंबो ते आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर ओवर देयर तो मेरे को था सडे होए कि जी उथा आके न्यू इनोवेशंस जेडी असा पाकिस्तान विच करेंदे पे हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ कार्डिक सर्जन्स दे हवाले नाल ਉਹ ਆਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਵਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮਝੋ in the field of cardiology in the field of cardiac surgery we are doing an amazing job importantly ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬ ਹੈ ਇੱਥਾ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥਾ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੋ ਅਸਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਅਗਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਸਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੈ with a number of patients being treated even in Europe UK जितना भी होवन ते it's quite amazing ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਥਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ you have got such big units over there yes we have got big units ਤੇ अच्छी सर्विसेज हैं सर ये वो अचीवमेंट्स हैं जो असा पता नहीं क्यों इन्हें कोई इग्नोर करें जैसे तुसा आके जैसे यकीन करो महसूस थींदा पे खुशी थींदी पे ठीक है असा डी बाय डी तरक्की भी करेंदे बैठे से ए जी गाल कहनी
तुसां जो आके जिन टाइम लोग मिलते हैं कल जिमें साढ़े कोल मेहमान हैं साढ़े निश्तर दे एक्सवीसियन में आदि हैं उन्होंने इतनी खूबसूरत गालियाँ की थी बेहतरीन गाइड किते तो इतना कुछ साकू दसे जो साड़ी अचीवमेंट्स हैं इवें ही आज तुसां दसे ने बैठे हुए पहले तो आपको मुबारक होवे सर थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त थैंक यू सर ते आवनु हुन जरा जी, सा हाँ, दिल बिल्कुल। दी गाल ते जी बिल्कुल बिल्कुल वेलकम। सर दिल दी गाल करें दे बैठे थे जरा दसो क्या क्या तुसां क्योंकि मैं अगर सवाल करे सा ओ वल वो गाल है सवाल तो वो होंदे जेड़ा डेली बेस ते असां करें दे से तुसां ज्यादा बेहतर गाइड करे सो आजकल क्या मसाइल हैं जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਹੈ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ इतना लिटरेसी रेट भी थोड़ा सा कम है नंबर 1 इतना पॉवर्टी रेशो भी ज़्यादा है ठीक है लोगों अगर लिटरेसी रेट है तो अवेयरनेस रेट ऐसा आखूँ वो बहुत ही ज़्यादा कम है ठीक है रिगार्डिंग हार्ट डिजीज़ तो सारा कुछ तो जी मसाइल सब तो ज़्यादा सबको आजकल फेस करने पौंदे पे वो हैं दिल दे वैल्व दे मसाइल ओके तो ये जोड़े हैं यंग बच्चे यंग बच्चियाँ उन्हें जनाब साहब जो बचपन अगर कोई बुखार थी वेंदे असा उनकी सिंपल जी मेडिसिन कहीं कोई कुल खिन दी मेडिकल स्टोर कुल खिन दी उनको ट्रीट करें हालांकि दैट शुड बी टेकन एज वेरी सीरियसली रीज़न क्या है वो जड़े जरासीम हैं या बैक्टीरिया हैं वो वन के दिल के वैल्व्स के उत्ते हार्ट वैल्व्स के उत्ते वन के बैवन तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द नेक्स्ट कमिंग 15 और 20 ईयर्स वो हार्ट वैल्व्स को डिस्ट्रॉय चेक करें बाय द टाइम पेशेंट is of the age of 16 or 20 years ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਵੈਲਵਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਕਮ ਅਪ ਟੂ ਅਸ ਇਨ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਤੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਵੈਲਵਸ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਗੋ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਲੋਗों को समझने की ज़रूरत है कहीं भी कंट्री ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ डिपेंड करेंदी है बेस करेंदी है अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज दे लोगों दे उत्ते एग्रीड बिल्कुल एग्रीड ते बाय द एज ऑफ 40 ईयर्स अगर साडे लोग सेहतमंद या हेल्थ इंडेक्स तो घट हो सन तो वल साडी इकोनॉमी भी तक की तरक्की करे सी सर ये बड़ी गाल है ते लम्हा फिक्री है कि वाकई कल भी इहो डिस्कस थी पे तो मैं आज मेरा पूछने का मकसद भी इहो आई कि नौजवान पहले क्या ना होंदा सर असा क्या ना सुने आई बहुत घट होंदा कि एक उम्र आंदी है जिंदे विच सुनते आसे कि हाँ हार्ट अटैक थी गई हार्ट का कोई इशू आ गए वो एक घट बिल्कुल हुण तो जीको देखो छोटे जे बच्चे को देखो हार्ट का इशू है वो वल यह रीजन है पे मेन जेडी तो साडे सेंदे बैठे हो अच्छा एक ये रीजन है दूजी अगेन इंपॉर्टेंटली साडी खुराक साडी हैबिट्स लाइफ हैबिट्स जिंदे च लैक ऑफ एक्सरसाइज ते स्मोकिंग जेनेटिक हिस्ट्री तो है फैमिली हिस्ट्री तो है इंपॉर्टेंट बट स्मोकिंग मेरे को कल एक पेशेंट आया ही इज़ अ डॉक्टर ही केम ऑल द वे फ्रॉम ईसा खेल उन्हें आखे जी मैं डॉक्टर साहब को वैसा वन के जनाब से मैं अपना इलाज करवाने एंड ही वाज अ कार्डियोलॉजिस्ट ठीक है ही केम ऑल द वे मेरे को आया तो मैं उनको पूछा ही वाज क्वाइट यंग यू आर जस्ट 36 years of age yes sir I am 36 years old why you have got such a big problem ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਸਭ ਡੂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਰਟਰੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਆਈ ਐਂਡ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸ ਸਮੋਕਿੰਗ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਸਮੋਕਿੰਗ ਵੇ ਬੈਕ 10 or 15 years बैक तो 15 साल के बाद ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਸਭ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹਾਰਟ ਦੀ ਉਹ ਤੰਗ ਥੀ ਗਈਆਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 36 years of age ਵਿੱਚ अगर असा कोई बाईपास चेक करें तो उनकी क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सी तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्रक्स एज है जी कहीं भी सोसाइटी दे सोशो इकनॉमिक कंडीशन को बिल्डअप करने वास्ते बड़ा जरूरी है अगर साढ़े मेजॉरिटी पीपल अंडर द एज ऑफ 40 वो बीमार हो सन उन्होंने ऑपरेशन थी चुके हो सन सेहतमंद ना हो सन तो उन्होंने प्रोडक्टिविटी क्या हो सी बहुत घट हो सी घट हो सी तो ये वो हैबिट डॉक्टर तक खत्म क्या नहीं करा सकता ना तो घर वाले तो आके कर आ सकते हैं सख्ती भी कौन कर सकता है एक एज एक टाइम पीरियड तक एक फिगर तक आंदी उस तो बाद तो तुसा अपने खुद मुख्तियार ही वे बिल्कुल एग्जैक्टली लेकिन ना इतना सारी दुनिया ना जितना पाकिस्तान चाली वी आर लैकिंग इन दिस फील्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है असा को आते हैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दैट मीन्स वी हैव टू रन अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वेरी important and famous proverb of English prevention is better than cure
बिल्कुल ठीक है ना, यानी कि साकू वो चीज़ अगर असा ना करूँ तो उस असा डिजीज़ तो बच वैसूँ। हाँ उर्दू विच आदि ना उर्दू के विच भी इंदी एक कहावत है इलाज से अपना इसका कहावत परहेज़ इलाज से हाँ बेहतर है, हाँ परहेज परहेज़ इलाज से बेहतर है और वही बात है कि हम परहेज ना करके इलाज को फोकियत देते हैं और इलाज भी हम अपनी मर्जी से करना चाहते अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, हैं बिल्कुल दैट्स ऐसे ही। रीजन That फिर हम is- डॉक्टर को कहते हैं नहीं इदा कसूर है साडा क्या नहीं डॉक्टर का कसूर है, देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट जी हमारे पास सर्विसेज नहीं आती, हमें गवर्नमेंट ये नहीं दे रही, हमें गवर्नमेंट वो नहीं दे रही। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें खुद भी देखना चाहिए कि जितना जहाँ हम प्रिवेंशन कर सकते हैं वो हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए। तो हमारे मेजॉरिटी लोग अवेयरनेस नहीं है। विलेज के लोग हमारे वो लोग जो देहातों में रहते हैं वो कहीं ज़्यादा सेहतमंद हैं हमारे उन लोगों से जो शहरों में रहते हैं। सर अवेयरनेस के लिए क्या हो रहा है आपकी सर्कल में सोसाइटी में क्या चल रहा है कोई मुहिम वगैरह कुछ आप लोग कर रहे हैं क्या इसमें हो रहा है जी बिल्कुल, फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पीपल हमने काफ़ी सारे, फॉर एग्जांपल आज हम यहाँ पे बैठे हैं तो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ द पीटीबी रीजनल सेंटर। इसके अंदर मैं ज़रूर आपके जीएम साहब को बहुत क्रेडिट दूंगा, शफकत साहब को, तो कि ये एक जो इवन आप हैं तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स ही हैं बिल्कुल सर, कि आप हमें बुलाते हैं, आप हमारे राना अल्ताफ़ साहब को आपने जैसे कल बुलाया हुआ था जिनका जिक्र कर रही थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लोगों की अवेयरनेस है, लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हम लोगों ने ऐसे प्रोग्राम आपके तवज्जो से तो लोगों को बता ही रहे हैं, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी शुरू किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अवेयरनेस हम करते हैं हमारे रीजनल डॉक्टर्स की, बिल्कुल जो जीपीज बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे पेरिफ्रीज के अंदर जो सर्व कर रहे हैं, उनके साथ हम एक सेमिनार्स करते हैं। सही तो है ये रेगुलरली हमने रेगुलर बेसिस के ऊपर मंथली बेसिस के ऊपर हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि हम करते हैं। दूसरे फेज़ के अंदर फिर क्या होता है, हमारे बहुत सारे दोस्त यार जो इधर उधर बैठे हुए तो हम उनको मिलने के लिए चले जाते हैं, फिर वहाँ पे हम एक छोटी सी गेट टुगेदर कर लेते हैं, तो फिर वहाँ पे करते हैं। और थर्ड फेज़ के अंदर उस इलाके के जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके साथ मुलाकात की जाती बिल्कुल, है सही। और उनको जाके समझाया जाता है, जिनकी बात लोग मानते हैं और इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल उनको समझाया जाता है। सर अब क्या रेशो आ रही है हमारे एक तहकीक भी हुई है जिसमें इतने परसेंट हमारे पास एक ह्यूज डिजिट आता है लाखों में कि पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं हार्ट के, ये बढ़ता जा रहा है हमारी अवेयरनेस ना होने की वजह से या हमें सही ट्रीट ना करने की वजह से? इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिल्कुल हार्ट डिजीज़ बेतहाशा बढ़ी हैं। पाकिस्तान का देखा जाए तो हार्ट के हवाले से दुनिया के अंदर पहले 10 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान का नंबर आता है, जिसके अंदर हम सबसे ऊपर हैं। शायद पहले 5 के अंदर हम आते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ हार्ट डिजीज़। उसकी वजह क्या है? नंबर 1 एक तो ये है कि हमारी नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स बढ़ गए, हमारी नंबर ऑफ़ डायग्नोस्टिक चीज़ें बढ़ गई हैं, तो लोग जो है ना, जिनको पहले हार्ट डिजीज़ होती थी पता ही नहीं चलता था एंड दे जस्ट गोना डाई, और जो है ना पड़े रहते थे, लोकल इलाज करते रहते, अब वो डायग्नोज हो जाते हैं। चूँकि डायग्नोज हो जाते हैं तो वो उसके अंदर तशखीस में आता है, नंबर बढ़ जाता है, प्रेजेंट आ जाते हैं। एक यही एक बात थी कि सर अगर हम देखें तो एक और भी बात है, और आपके पास पेशेंट्स आते होंगे कि वो पेशेंट उस कंडीशन में आता है जब फेयर किस्म का आप लोगों के भी इख्तियार में नहीं होता। क्यों? क्योंकि काफ़ी अरसा तो इसी चीज़ को लेके चला जाता है कि इसको मैदे का इशू है, इसके साथ हार्ट और मैदे को ये आपस में मर्ज कर देते हैं, उसको गैस का इशू बना के। ये क्या इस तरह से कैसे है ये? देखिए, बात ये है कि ये भी अगेन थोड़ी सी हमारी अवेयरनेस की कमी है। बहुत सारे लोगों को जो हार्ट के पेन होता है वो ज़रूरी नहीं कि चेस्ट पे हो, हमारे जहन में ये होता है कि वो चेस्ट में पेन है। शुगर वाले मरीज़ों को चेस्ट में पेन नहीं होता, उनके सिम्टम्स मुख्तलिफ होते हैं। उनके सिम्टम्स ये आपके तवज्जो से सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि शुगर वाले मरीज़ अगर उनका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो जाए, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर वो पहले 1 किलोमीटर वॉक करते थे या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर वॉक करते थे, अब वो वॉक 1 किलोमीटर नहीं कर सकते, वो 800 मीटर के बाद थक जाते हैं, उनका सांस फूल जाता है, उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, तो ये इक्वलेंट है कि उसको चेस्ट पेन हो रहा है। तो ये भी एक एंजाइना का सिम्टम है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात सब लोगों के लिए, जब लोगों को खाना खाने के बाद पेट में दर्द हो और खाना खाने के बाद वो चलें और चलने के साथ दर्द हो जाए शुरू और उसके बाद बैठ जाए और दर्द को ख़त्म हो जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है हार्ट डिजीज़ का। और हम इसको कितना % रिलेटेड करते हैं? मेरे जहन में पता है कितने लोग आ गए हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो कहते हैं नहीं
नहीं बिल्कुल फला सही। फला पी गिनो ठीक थी वैसे। नहीं, ठीक थी हाँ, वैसे जी, वो बिल्कुल जाके सिंपल एक एंटासिड्स ले ली, हाँ, वो कर ठीक है, लो। ओमेप्राजोल के कैप्सूल्स ले लिए एंड दे गेट बेटर। वो ठीक है, बिल्कुल। टेम्परेरी आराम आ जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है वो वाकई होते हैं। तो दीज ऑल दीज पेशेंट्स नीड टू बी इवेल्यूएटेड। ये अपने जाएं, अपने मकामी डॉक्टर को मिलें, उससे इवेल्यूएशन करवाएं और उसके बाद फिर हमारे पास आएँ, तो ताकि इवेल्यूएशन हो जाए। क्योंकि जब तक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, जब तक लोगों के हार्ट के फंक्शंस, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, दिल के फंक्शन, दिल के पट्टे ठीक रहते हैं, कमज़ोर नहीं होते, हार्ट का फंक्शन एक अच्छी हालत में होता है, तो हमारे ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। यानी कि जो लोग टाइमली मैनर में आ जाएं, बिल्कुल अपनी एक विंडो पीरियड में आ जाएं, तो उनके रिजल्ट्स बेतहाशा अच्छे होते हैं। सर, यहाँ पे ना 2-3 मेन पॉइंट्स हैं, शायद कुछ लोग देख लें और इस बात को समझ लें। कौन कौन सा ऐसा पॉइंट आप समझते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि ये हो रहा है, नाउ नीड अ डॉक्टर, कि अब हमें यहाँ पे इस वक्त हमें डॉक्टर के पास जाना, और डॉक्टर ने अगर आपको कोई चीज़ सजेस्ट कर दी है, हम लोग कभी उसको फॉलो नहीं करते जब तक वो भी हम क्रॉस ना कर लें। तो इसके बाद फिर मैं आऊँगी हमारे एक और अहम सवाल की तरफ, लेकिन ये जो है ना, ये मेरी बात है कि ये चीज़ें हम कैसे, क्योंकि हम यही नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं। इसके लिए देखिए ना, हार्ट डिजीज़ के या हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। कभी भी ऐसे नहीं होता कि आपको यकदम से हार्ट अटैक हो जाए और आपको पता ही ना हो। आपको हमेशा ना वार्निंग साइंस आपकी बॉडी दे रही होती है, हमेशा वार्निंग साइंस आ रहे होते हैं। वो वार्निंग साइंस क्या है? नंबर 1, जब आप चलेंगे आपके चेस्ट में दर्द होगा। अच्छा, आप बैठेंगे, आराम आ जाएगा। ये टिपिकल एंजाइना का पेन, ठीक है। अच्छा, ऐसे मरीज़ जिनको बैठे बैठे चेस्ट में पेन हो रहा है, सांस लेने से छाती में दर्द हो रहा है, वो इतने हम उसको बॉदर नहीं करते, क्योंकि वो हो सकता है वो चेस्ट का प्रॉब्लम हो, अपना मस्कुलर पेन हो, हाँ ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन टिपिकल चलने से छाती में दर्द हो, बैठने से आराम आ जाए, टिपिकल एंजाइना का पेन है। नंबर 2, चलने से छाती में दर्द नहीं होता, चेस्ट में पेन नहीं होता, लेकिन आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, और बैठते हैं तो आराम आ जाता है। टिपिकल एंजाइना का है, ठीक है, हार्ट डिजीज़ का है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हमने कहा, आप चलते हैं, फिरते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, और उसके बाद स्ट्रेस लेने के बाद दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, चेस्ट में पेन हो जाता है, सांस फूल जाता है, और धड़कन काफ़ी तेज़ हो जाती है, और जब आप आराम करते हैं सब कुछ को आराम आ जाता है। ये बहुत इनिशियल सिम्टम्स हैं हार्ट डिजीज़ के। यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। खाना खाने के बाद आप चल नहीं सकते, क्योंकि जब आप चलते हैं आपको चेस्ट में पेन या पेट के अंदर दर्द हो जाता है, तो टिपिकल सिम्टम है हार्ट का। यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली, कंसल्ट अ डॉक्टर, इसको इग्नोर मत करें। अच्छा, जो लोग एडवांस डिजीज़ में आ जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं रात को सोए हुए हैं, सीधा लेटे हुए हैं, इन द मिडल ऑफ द नाइट उनको पता चलता है उनको सांस नहीं आ रहा, वो उठ के बैठते हैं, खिड़की तक जाते हैं, लंबे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और उसके बाद फिर ठीक हो जाते हैं दोबारा। टिपिकल सिम्टम है। बहुत आदत है, हाँ माना थी ना हाँ माना थी ना कि पता नहीं क्या है, सारे हाँ को कोई थी ना पे, हमारी टिपिकल, हमारी प्यारी सोनी सारी जुबान ये असा इवें ही को एक्सप्रेस करें जैसे सिंकिंग ऑफ द हार्ट। हाँ सर, ये चीज़ आ गई। और इसी के साथ ही एक जो ऐसे जहन में बात आई कि हमारा जो मेन हमारा हॉस्पिटल कार्डिया मुल्तान में, क्या समझते हैं कि जितने हमारे पास नंबर्स ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ये हमारे पास काफ़ी है इस टाइम, हम ट्रीट कर पा रहे हैं? देखिए, पता बात क्या है, हमारी चूँकि पॉपुलेशन बेतहाशा है। मैं आपको सिर्फ लोगों के समझने के लिए छोटी सी मिसाल देता हूँ, बिकॉज मैंने इंग्लैंड के बेतहाशा बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में काम किया, बड़ा अरसा काम किया। तो वहाँ पे भी हमारी जो वेटिंग लिस्ट थी, अगर किसी मरीज़ ने बाईपास का ऑपरेशन करवाना है, तो कम से कम भी हम उसको 5 से 6 महीने का उसको टाइम मिलता था। लेकिन हम एक दिन में ऑपरेशन कितने करते थे वहाँ पे? 3 से 4, बहुत तो 5 ऑपरेशन हो गए। यानी कि सालाना वहाँ पे अगर कोई भी अस्पताल 600 ओपन हार्ट सर्जरीज कर रहा है कम से कम, तो वो एक अच्छा अस्पताल माना जाता है। ठीक है। हम कितनी कर रहे हैं? हम लोग कम से कम 1400 to 1600 1600 ऑपरेशन एक साल में करते हैं ओपन हार्ट सर्जरी के, और हमारी वेटिंग लिस्ट देखी जाए तो कम से कम साल की है। अब वो कम नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बॉम्ब या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वो बेतहाशा है।
बहुत बड़ी We तादाद need के अंदर है, more मोर यूनिट्स, units. हमें मोर यूनिट्स की ज़रूरत है। हम इसकी तो बहुत अच्छी एक्सपेंशन हो गई, गवर्नमेंट ने एक्सपेंशन भी कर दी, न्यू प्रोजेक्ट भी बन गया, बिल्कुल। लेकिन हमारे कुछ एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से रन करने की ज़रूरत है। सही। फॉर एग्ज़ाम्पल भावलपुर का यूनिट है, रहीम यार खान का यूनिट है, अब बहुत अच्छा डीजी खान का यूनिट बन गया। अगर ये सारे फंक्शनल हो जाएं तो हर हॉस्पिटल के ऊपर वो लोड कम हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा। तो हम शायद बहुत अच्छे तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन को ज़रा बेटर है। तरीके से हम कैटर कर सकें। सही। सर इधर एक और चीज़ आ जाती है कि अक्सर अगर हम गए हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने हमारी जो वो कंडीशन थी उसको रिलेट किया है हमारे डिप्रेशन के साथ, ठीक है। अब आया डिप्रेशन का इलाज समझ में आके उसको करवाएं, या जो हमें हार्ट का इशू तो हमें नज़र आ रहा है ना, डिप्रेशन तो नज़र नहीं आता, वो उसको तो depression ही हम बताता है। उसके तो कोई नाम नहीं है डिप्रेशन के अलावा, कोई दर्द नहीं है, क्योंकि वो तो किसी चीज़ पे जाके अटैक करता है, जो भी आपकी बॉडी में वीक है आई थिंक, तो वो उस पर जाके करता है। डिप्रेशन और हार्ट को कैसे हम अलग अलग करें, या इनको ज्वाइंट करके भी चलें तो कैसे चलें, इसको थोड़ा सा करें। देखिए, हम अलग अलग नहीं कर सकते। हाँ। उसकी रीज़न ये है कि हम जब भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस आएगा, किसी किस्म का भी स्ट्रेस है, आइदर हमारा मूड ऑफ है, आइदर हम डिप्रेस्ड हैं, आइदर हमें वर्क रिलेटेड टेंशन्स हैं, आइदर हमारे पास घर के अंदर बच्चों का स्ट्रेस है, हमें टाइम के ऊपर ऑफिस में पहुंचना है, तो स्ट्रेस तो आएगा। जब स्ट्रेस आएगा तो वो डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा हार्ट के ऊपर। अच्छा, अब हार्ट के साथ फॉर एग्जांपल किसी की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है, तो हम उसको अगर ये कहें कि दिस इज़ जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, हो सकता है उसकी वजह से हो, कहना नहीं चाहिए। कोई भी डॉक्टर हमेशा उस हार्ट के पेन को, पेल्पिटेशंस को रूल आउट करेगा कि इसको कोई हार्ट की अपनी बीमारी तो नहीं है। हम जो इसको डिप्रेशन के साथ या हम एंग्जाइटी के साथ या किसी और चीज़ के साथ को रिलेट कर रहे हैं। और अगर रिलेट हो भी जाए तो फिर हमें इन दोनों का तो ट्रीटमेंट मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ है। हाँ? ऐसा नहीं है। हाँ। हार्ट की बेतहाशा कंडीशंस होती हैं। वो सिर्फ ये नहीं है कि उसकी ब्लड वेसल्स बंद हो जाएं या हार्ट के वेल्व्स ख़राब हो जाएं। हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम है, अल्लाह मियां ने रखा हुआ है, जो कि कमाल का वायरिंग सिस्टम है। वो वायरिंग सिस्टम हार्ट के अंदर इन बिल्ट बैटरीज हैं जो अल्लाह मियां ने डाली हुई हैं, जिसकी वजह से दिल वो चल रहा है, वो हमेशा बीट कर रहा है, वो नहीं रुक रहा। तो वो आप चाहे 100 ईयर्स के हो जाएं तो हार्ट बीट कर रहा है। वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम है। पास दफ़ा उस इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हार्ट बीट तेज़ भी हो जाती, हार्ट बीट कम भी हो जाती। तो हम पहले, अच्छा अब अगर किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या स्ट्रेस है, तो भी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है। अब हमने दोनों चीज़ों के अंदर फ़र्क करना है या डिफ्रेंशिएट करना है, क्या ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है या डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। अगर तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, और अगर डिप्रेशन रिलेटेड या स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो ये जो है ना, ये सॉर्ट आउट करना ये डॉक्टर के लिए बड़ा आसान होता है। तो हमें जाके उसको ज़रूर मिलना चाहिए ताकि हम रूल आउट करें। हमें ये नहीं करना चाहिए कि यार ये तो मुझे तो डिप्रेशन है, या ये मैं तो स्ट्रेस हूँ, उसकी वजह से मेरे हार्ट के प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बढ़ भी सकती है अगर हम इसको इग्नोर करें। बिल्कुल बढ़ सकती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। आज जितना कम टाइम था उसमें भी बहुत कुछ मैंने सुन लिया, समझ लिया। आगे पता नहीं मैं अब ये किस किस को पकड़ पकड़ के सुनाऊंगी, क्योंकि जब भी आप कुछ सीखते हैं ना, वाकई उम्र का कोई भी हिस्सा हो, लेकिन जब भी आप कुछ सीखते हैं ये लाजिम है कि आप वो चीज़ अगले बंदे को लाजिम सुनाएंगे। आपके लिए नहीं होती है ऐसे ही, और आपको वो न्यूज़ अगले के लिए नहीं भी होगी, तब भी आप सुना रहे होंगे। और शायद इसी तरह से ही इल्म बढ़ भी जाता है, अच्छी बात बढ़ भी जाती है। और यही हमारी कोशिश है, इस चैनल की कोशिश है, इस प्रोग्राम की कोशिश है, और हमारी पूरी टीम की कोशिश है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कुछ कहना चाहें तो सर। It was a pleasure coming to you, always a pleasure coming over here in your program। और इस प्रोग्राम के हवाले से लोगों के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मौका मिलता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, किंतु एक छोटी जी ब्रेक इतना ही ना बेसो हाले प्रोग्राम भी है, मेहमान भी नाल हैं, असा भी नाल से।
वेलकम बैक मेरा सोना वसेब गल थी पेठी आई शुरू तो अगर शुरू करा तो लेबर दी विच असां दिल की गाल भी की फैशन की गाल भी की क्योंकि हर शै को नाल घिन के टुरना ही जिंदगी है हर मुख्तलिफ शै जिंदगी का हर पहलू साकू नाल नाल रखना होता है अगर कोई चेंजिंग भी आंदी उन्होंने को भी असा एक्सैप्ट करके नाल घिन के टुरना होंगे इवें ही अज का डी भी अगर देखा वने तो सैलीब्रेट करना बनता ये डी है गुजर वैसे ये साड़ा कहनी क्यों बई वजह दसे सो जरा कुछ इवें कहनी एक छोटी जी गाल है कि अल्लाह ताला साकू बार बार देंदा है मौके कि तुसा कुछ एजा करो जो वलदा ताकू भी मिले जिमें करे सूँ उवें घिनसूँ मैं इन शय को इम्प्लीमेंट करके पता अपनी ज़िंदगी को कितना बेहतर बना के दे एक मुस्कुराहट तुसा दे के देखो ताकू डू मिल सन एक चंगाई करके देखो चंगाई किते ताकू कोई अपनी जदाद क्या नहीं देवनी ताकू कुछ ही क्या नहीं देवना ताकू सिर्फ और सिर्फ दिल दिमाग को एक्सेप्ट करवाना है कि अगला भी इंसान है तो अगले का भी उहो दिल है उहो दिमाग है उहो एहसासात हैं जेड़े तुसां दे इन्हां दे नाल ही अज जेड़े मेरे नाल मेहमान मौजूद हैं इवें मैं अगर आखा मेरी पहली मुलाकात है लेकिन वो गाल है कि मैं रियल बुलेंदी हाँ मेरे को समझ वो आती है जी दिल की आती है जी साकू पहली नज़र वाइब्स मिलते हैं पॉजिटिव परसनैलिटीज़ ते बेहतरीन इंसान तू वध के कोई बई तारीफ कहनी होती क्योंकि अजकल तो हर शय मिल वैसे तो चंगा ते मुकम्मल इंसान कहना मिल से बेहतरीन इंसान वो है जिंदे उत्ते असां आख सकते से कि इंदे विच इंसान की तकलीफ तो उनका एहसास है पाया छोटी मुलाकात हो एक सेकेंड की हो लेकिन सिर्फ तुसा दिल दिमाग से अपने आप को अगर पहचान देवे तो अगले को भी पहचान सकते हो मैं हूँ तारुफ करवेसा चौधरी काबूस गिरीवाल असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर मुल्तान सर ना ठीक लिया है मैंने आपका बिल्कुल ठीक है जी चले ये थैंक यू मैं अपने आप को कहती हूँ क्योंकि बहुत प्यारा नाम है थैंक यू सर वेलकम इन्हों के नाल ही मेरे अगले मेहमान मौजूद हैं कामरान जफर साहब GMRH पेप्सी कोला मुल्तान तो इन्हों के नाल ही इन्हों एक तारुफ ब्याह भी करा देव कि मेरे को एक मिनट की मुलाकात ते गाल दे विच मज़ा आ गया अज प्रोग्राम इन्हों का उसे मैं चुप करके बासा अज ये सीखे सन दसे सन साको बहुत कुछ वेलकम सर थैंक यू सो मच जैनब सो नाइस ऑफ यू सर कैसा महसूस कर रहे हैं पहले आप बताएं सर आगे देखें जैनब आज 1 मई है तो ये 1 मई दुनिया में मज़दूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है और ये बेसिकली 1886 में अमेरिका में शिकागो में मज़दूरों ने कुछ अपने जो वर्किंग आवर्स हैं वहाँ पे जो टाइम काम करने का जो टाइम ड्यूरेशन था वो बहुत ज़्यादा था तो ज़ाहिर है उस वक्त अमेरिका में भी इवन जो ह्यूमन राइट्स की जो उस तरह से जो थी ना वो शायद रिस्पेक्ट नहीं थी तो वो जो वर्कर्स क्लास के साथ जो सलूक होता था वो ज़रा थोड़ा सा अच्छा नहीं था उसके ऊपर वर्कर्स ने स्ट्राइक की कि हमें 8 घंटे काम लिया जाए 12 घंटे जो काम है वो बहुत ज़्यादा है तो उस स्ट्राइक के ऊपर थोड़ा सा वो जो उस वक्त की ज़ाहिर जो गवर्नमेंट थी उसने एहतजाज के ऊपर वो थोड़ा फायरिंग कर दी और उसमें कुछ जाने नुकसान हुआ ये है एक बैकग्राउंड इसी वजह से वो जो रेड आज भी पहना जाता है ये जो लेबर लीडर्स होते हैं जो रेड पहनते हैं वो उसी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो उनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं तो आज उनका चूँकि आलमी दिन है वो पाकिस्तान में भी तो किसी ने उठाना होता जी बस उन्होंने उठाया तो उनको याद कमेमोरेट आज भी किया जाता है और पाकिस्तान में भी आज भी मजदूर तंजीमें मुल्तान में भी और पूरे पाकिस्तान में जो आज बात करने वाला राइट्स हमेशा के जिंदा बारे में रहता है, बात कर रही बिल्कुल, हैं हाँ। तो ये आज के दिन की सिग्निफिकेंस है और आपने आपकी थैंक यू आपने हमें मौका दिया सर आपने बहुत अच्छे डिटेल से बताया क्योंकि बेसिक ये है कि अक्सर लोग ना बात कर लेते हैं बात की पहल भी नहीं पता होती हम बात कैसे कर रहे हैं हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं लेबर डे है लेकिन उसकी बैक पे क्या है पूरी हिस्ट्री होती है कोई दिन ऐसे ही नहीं बन जाता कोई कहावत ऐसे ही नहीं बन जाती पूरी मैं कहती हूँ कौमें लगती हैं पूरी सदियाँ बनती हैं लगती हैं गुजरती हैं तब जाके हमें एक लफ्ज़ मिलता है जी सर अब आप बताएं आपको कैसा लग रहा है आपके अपने मॉर्निंग शो में आके अपने वसीब के थैंक यू सो मच ज़ैनब बुलाने के लिए हमें यहाँ पे और वैसे तो ये मज़दूरों के दिन की शुरुआत जो है वो अमेरिका से हुई थी लेकिन दर हकीकत तो जो ज़रूरत है मज़दूरों का दिन मनाने के लिए वो हमारे जैसे पाकिस्तान और इस
तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं उसमें शायद सबसे ज़्यादा है। Agreed. और बदकिस्मती हमारी ये है कि मज़दूरों के दिन पे भी जो मज़दूर तबका है वही छुट्टी पर नहीं होता और बाकी तमाम तबकात छुट्टी पे होते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक आपकी तो अपनी कोशिश है ही मज़दूरों के दिन को हाईलाइट करने के लिए, लेकिन हमें एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अगर फादर्स डे और मदर्स डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं और हम उसको एक इस लिहाज से पोजीशन कर सकते हैं कि दुकानों पे भी उनके गिफ्ट मौजूद हैं, हर जगह पे उनकी यस, celebration एक के दूसरे की फैमिलीज़ में भी एक दूसरे को अपने वालिदैन Teachers Day को, भी मना रहे हैं, हाँ, टीचर्स को, बहुत सबको सारे, हाईलाइट हाँ, कर रहे हैं। तो हम मज़दूरों के दिन को सिर्फ और सिर्फ छुट्टी के तौर पे मना रहे हैं। है ना। और क्या हम सिर्फ ये तो कर सकते हैं कि जो हमारे घरों में हाउस हेल्प है, जो हमारे डे टू डे के ऑपरेशंस और काम चलाने के ज़िम्मेदार लोग हैं, रिक्शे वाला है, रेडी वाला है, काश्तकार है, बिल्कुल। घर में मेट्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको अगर हम छुट्टी नहीं दे सकते तो कोई एक छोटा सा तोहफ़ा, दुगनी तनख्वाह उस रोज़ की, और चलें ये भी नहीं कर सकते तो एक बर्दाश्त, एक मुस्कुराहट जो आपने पहले ज़िक्र किया, वो तो हम तोहफे में दे सकते हैं। दे सकते हैं। और जो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है, वैसे काबूस साहब उसकी कानूनी पहलुओं को ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन अगर जो सोसाइटी का जो जो जिसे बोलते हैं एक सोशल एक उसकी डायमेंशन है, मेरा ख्याल ये है कि हाईलाइट करने के साथ साथ हम मज़दूरों को जो हमारी सोसाइटी में आसान हदफ समझा जाता है, रास्ते में चलते हुए एक रेडी बान, एक रिक्शे वाले को अगर आसान ज़ोरावर हदफ हो जाते हैं हम। समझा जाता है, हम उसके ऊपर भी अगर काम कर लें तो शायद हम छोटा सा एक कंट्रीब्यूट कर, कोई एक इसमें मॉनेटरी जिसे बोलते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कोई बहुत बड़ा कोई उसमें कोई उनको सपोर्ट कर दें, कोई एक सिर्फ एक मुस्कुराहट, एक बर्दाश्त। आपकी बर्दाश्त वाली बात ना मेरे जहन में आ गई और बैठ गई है कि कितनी खूबसूरती से आपने इस बात को किया है कि कुछ ना करें, अपने आप पे थोड़ा सा बर्दाश्त लें, तो ये भी उसके लिए, अगले के लिए कितना कुछ है। बिल्कुल। और दूसरा ज़ैनब, आपको पता है पाकिस्तानी ख़ास तौर के ऊपर पूरी दुनिया में मशहूर हैं चैरिटेबल और सोशल वर्क के लिए। आपको पता है 2005 का ज़लज़ला हो, 2012 के सैलाब हो, ईदी फाउंडेशन हो, बड़े बड़े आपको पता है कोई, यू नेम इट, देयर आर लॉट ऑफ बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। उनको छोड़ के अगर हम सोशली अगर बात करें तो लोग रमज़ान के महीने में मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी चैरिटी की एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन हमारी अफसोस की बात यह है कि उस बहुत बड़ी चैरिटी के करते हुए हम अपने घर के मुलाजमीन को भूल जाते हैं, उनको बिल्कुल भूल जाते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि हम शायद हमारा लाखों हज़ारों की खैरात से ज़्यादा जो हमारे घर पे मौजूद मेट्स हैं, हमारे घर पे मौजूद ड्राइवर्स हैं, हमारे घर पे हाउस हेल्प जो मौजूद है, शायद पहले वो ज़्यादा हकदार हैं उसके। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं ज़ाती तौर पे, मैं ख़ास तौर के ऊपर आज इसमें ये हाईलाइट करना चाहूँगा दो चीज़ों पे ख़ास तौर पे। एक तो मज़दूर तबके को हम आसान हदफ समझना छोड़ दें, फॉर गॉड सेक। हम ये आसान हदफ नहीं है। यस, अपनी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार आप सड़क पे चलते हुए, घर पे काम करते हुए ड्राइवर, मेट को ना बनाएं। ख़वातीन तो बहुत करती हैं भाई, मैं इस बात पे मानती हूँ। बात लाइट करना चाह रही हूँ लेकिन हकीकत बयान कर रही हूँ। सर, आपने बड़ी खूबसूरती से बात की कि वाकई हम बहुत ज़्यादा करते हैं। और दूसरा ज़ैनब, मज़दूर सिर्फ़ और सिर्फ बोरी उठाने वाला और ईंटें उठाने वाला, घर को बनाने वाला मज़दूर नहीं है। वो भी मज़दूर है जो रिक्शा चला रहा है, जो रेढ़ी बान है वो भी मज़दूर है, जो हमारे ख़ास तौर पे आजकल गंदम का सीज़न है। मैं अगर आप हम चूँकि सदर्न पंजाब में आप देखें तो हम तो बेसिकली काश्तकार हैं, हमारी सराउंडिंग सब काश्तकार हैं। जिस मेहनत से, मैं आपको एक छोटा सा अब एक वाक़या बताऊँ। मैंने लाहौर जाना था अपनी फैमिली के साथ, तो
रास्ते में हम एक मोटरवे के नज़दीक ही हम रुके जहाँ पे चाय वगैरह के लिए, तो वहाँ पे साथ ही थ्रेशर लगा हुआ था और इट वाज डस्टी और आप वहाँ पे 2 मिनट के लिए ठहर नहीं सकते। खुद हम नहीं ठहर सकते लेकिन और वो घंटों लेकिन आप घंटों, और दूसरा ये कि कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। हमारी अफसोस की बात, अच्छा अगर हम सरकार के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अगर हम एक साइड पे रख दें, तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सरकार से ज़्यादा बहुत बड़ी जिम्मेदारी आम हम जैसे सोसाइटी के ऊपर है। 100% एग्रीड। और उसमें ख़ास तौर के ऊपर ऐसे तबकात जिनको हम मजदूर समझते ही नहीं हैं। ये चीज़, और इस चीज़ को स्पेशली मैं अगर बात करूँ, हमारे पूरी टीम ने सर को अगर बुलाया ना, ये सही तरीके से हमें कम से कम हमारे बारे में तो बता सकते हैं, हमारा फेस तो दिखा सकते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि अब आप बताएं सर, मैं यहाँ पे कोई सवाल नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ ये बताएं कि हम कहाँ खड़े हैं, हम जो सही मजदूर का हक है वो कहाँ खड़ा है, क्या कानून है, हमारा क्या सलूक है। इसमें ज़ैनब ये है कि जो लेबर लॉज हैं गवर्नमेंट ने बनाए तो हुए हैं, फ्रेम किए हुए हैं, और वो मोस्टली लेबर लॉज जो हैं वो ज़ाहिर है इवन बिफोर पार्टीशन हैं। मतलब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 से है, फैक्ट्रीज एक्ट 1934 से है, कंपनसेशन एक्ट 1923 से है, कुछ पाकिस्तान बनने के बाद से हैं। तो लॉज तो बने हुए हैं, ऑल्दो के कुछ उनमें से थोड़े से यानी कि उनमें रिफॉर्म्स अपग्रेड करने की, अपडेट करने की, आपको पता है जैसे जैसे एडवांस हो रहा है ज़माना, मशीनरी और प्रोसेसेस बदल रहे हैं, तो और लोगों की नीड्स भी ऑफ कोर्स बदल रही हैं, मज़दूरों की, तो टेक्नोलॉजी आ रही है, तो थोड़ा सा उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ जाती है चीज़ों को मॉडिफाई करने की, और वो हो रहा है। मिसाल देता हूँ कि जो मिनिमम वेज एक्ट था 1961 का था, तो वो अभी 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ने उसको अपग्रेड कर दिया है, नया एक्ट बना दिया, पिछले को ख़त्म कर दिया, पंजाब मिनिमम वेजेस एक्ट 2019, उसके रूल्स बन चुके हैं, तो अब उस पर अमल दरामद है। मिनिमम वेज एक्ट के तहत ज़ैनब हर साल या 2 साल बाद ना जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इस सारे को तराजुर में देख के ना एक गवर्नमेंट की मिनिमम वेज बोर्ड है पंजाब का, गवर्नमेंट का, उसमें कामरान साहब की तरह जो मतलब लेबरर्स को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, एक पूरी कमेटी है जिसमें सब सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी पूरी एक लंबी चौड़ी, यानी कि उस कंसल्टेशंस के बाद फीडबैक लेने के बाद फिर गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज सेट करती है, जो 25,000 थी, ये जो 1 जुलाई गुजरा है उसको अपग्रेड करके वो बढ़ा के 32,000 कर दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो लेबर डिपार्टमेंट ने जारी की हुई है वो 32,000 है मिनिमम वेज, कम अज़ कम तनख्वाह मजदूर की। 32,000 मजदूर मींस जो मिनिमम है अनस्किल्ड वर्कर्स की, इससे कम जो है वो इलीगल है, वो अनलॉफुल है अगर कोई पे करता है। अच्छा, और आगे इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 32,000 जो वेज है वो 8 घंटे की है, 8 घंटे की, ठीक है, ये 8 आवर्स ड्यूटी की है, तो 8 आवर से ज़्यादा अगर काम कर रहा है मजदूर तो वो ओवर टाइम होगा, और ओवर टाइम की पेमेंट उस 32,000 के अलावा होगी, ओवर एंड अबव, और वो डबल रेट पे होगा। तो अब इशू ये है कि जाहिर है पंजाब में जैसे इकोनॉमी की भी सूरत हाल है, जैसे थोड़ा सा ओवरऑल कंडीशंस हैं, जो अच्छे इदारे हैं अक्सर उनमें तो पूरी है, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है जैसे कामरान साहब जानते हैं, तो उसमें कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू हैं, पूछना चाह रही हूँ तो कि बिल्कुल इशू तो हैं, ऑल्दो मतलब इवन हमारे डिपार्टमेंट का कि आपके सामने यस हमारे पास, मेरे पास, बल्कि मुल्तान में मैं ही देख रहा हूँ जो अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, तो वो किरदार है ना जिसकी हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल हाँ। तो इसमें केसेस जो पेमेंट्स के डिस्प्यूट्स कई दफ़ा ऐसे कुछ लाइक अगर किसी मुलाजिम ने कोई मतलब ऑनर्स के साथ कुछ ऐसा इशू डिस्प्यूट पैदा हो गया, हाँ, कि अपने आप को भी साबित कर दिया कि हाँ मैं भी इंसान जी, उसी, तो वो वहाँ पे डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, तो वो फिर केसेस जाहिर है हमारे पास आते हैं और हम उनको सुनते हैं, तो फिर वो सारा एक पूरा प्रोसीजर है, दोनों पार्टीज़ को सुनना, दोनों के एविडेंस लेने हैं, दोनों को प्रॉपर जो सिविल कोड का एक प्रोसीजर होता है उसको अडॉप्ट किया जाता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के तहत, और फिर एक जो डिक्री है वो हम अनाउंस कर देते हैं।
तो पिछले 1 साल में कोई सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में मैंने कोई 2 करोड़ 200 मिलियन जो है 20 मिलियन वो केसेस जो हैं वर्कर्स के हक में दिए हैं, अनाउंस कर दिए हैं। कर दिए हैं, सही। 2 करोड़ के इतने तकरीबन। केसेस बने कैसे, क्यों? मैं बताता हूँ। अब हाँ। देखिए मुल्तान में ना कोई हाँ। 1000 फैक्ट्री है टोटल। ठीक है, बिल्कुल। फैक्ट्री में मतलब भट्टे भी शामिल हैं इसमें, कोई हाँ, 400-500 हाँ, भट्टा भी, बिल्कुल, क्योंकि ठीक वो है। भी लॉ में फैक्ट्री होती है। तो ये जो टोटल सारी फैक्ट्रीज हैं प्लस शॉप्स, एस्टेब्लिशमेंट, होटल्स, पेट्रोल Private पंप्स, sector बहुत सारे प्राइवेट हैं, सेक्टर हाँ। आपने जितना देखा है, तो इनके लाख से ऊपर जो वो है मजदूर हैं जो रजिस्टर्ड हैं फॉर्मल सेक्टर registered में। हैं, अभी बिल्कुल। अनरजिस्टर्ड भी वो आपको तो पता है, वो भी बेशुमार, होते हैं। हाँ। तो इनके फिर मतलब के 200-250 केस तो फिर वो आने नॉर्मल वो है, हैं। वो आने ही है। और हम साथ साथ डिस्पोज ऑफ भी कर रहे बहुत होते अच्छी हैं, बात, डिसाइड हाँ। भी करते हैं। तो लेकिन साथ में और नींव आ और जाते भी आ हैं। जाते हैं, तो वो डिपार्टमेंट अपने तौर पे कोशिश तो कर रहे हैं। इंशाल्लाह। और तो बाकी बेहतर भी होता जाएगा, जी उम्मीद है। इंशाल्लाह आपसे मिलके अब एक बात कर सकती हूँ कि आप बहुत ही खुश इखलाक इंसान हैं। मजदूर अगर अपना कभी मसला लेके आता होगा ना, तो मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर सकती हूँ कि वो कम से कम आपको अपनी बात सुनाने का जुर्रत कर लेता होगा, क्योंकि अक्सर तो बता भी नहीं पाता ना कि मेरे साथ हो रही है या मेरे साथ हो चुका है या मुझे ये मसला है। यानी ये ना अब देखें हमारे जो डिपार्टमेंट ने हमें जो ट्रेनिंग दी है, हम्म। क्योंकि हमारा वास्ता पढ़ना है जो बिल्कुल अनस्किल्ड और मोस्टली पढ़े लिखे भी नहीं होते लोग, अगर उनके साथ हम कोई बहुत बड़े कोई हाई फाई पढ़े लिखे बन के या कुछ इस तरह का उन पे अपना रोब जमाने की अमल ना कोशिश हो, करेंगे तो हाँ। वो ये भी तो उनके राइट्स की हम वायलेशन कर रहे हैं ना, बिल्कुल ये भी तो उनकी डिग्निटी को हम वायलेट कर रहे हैं। हाँ। तो हमने यही जो समझा है, जो देखा है एक्सपीरियंस से, वो यही समझ आई है कि अगर आप पेशेंस के साथ किसी परेशान बंदे की बात सुनेंगे गौर से, तो आधा मसला तो उसका वैसे ही हल वहीं है। पे हल हो गया। बिल्कुल सही। तो ये बहुत इसलिए अच्छी बात है। ये हम कोशिश जी कामरान साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ और मुझे बताएं अपनी जर्नी। देखिए ज़ैनब, बहुत खूबसूरत जर्नी देखिए है, हाँ। देखिए ज़ैनब, बात ये है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अभी तक लेबर तो अपनी जगह पर है, लेबर से ऊपर के जो ग्रेड्स हैं हम उनके लिए ही कोई स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। नहीं कर सके। और इसका और- बड़े आप मैं यहाँ पे एक बात करूँगी कि आपसे आपकी जर्नी पूछने का मकसद ये है क्योंकि आपने बहुत कुछ सही से देखा है। आपने लेबर से लेके आपने उस लेवल पे भी जाके उसके दरमियान में जो सारा सफ़र है ना, उसमें हर सेक्टर, हर लेवल, हर ग्रेड गुजरा है। बिल्कुल आपने बताएं। ठीक कहा। मैं 1998 से प्रोफेशनल करियर का, फॉर्मल प्रोफेशनल करियर का मैंने आगाज़ किया और मैं एक टेल्को की कंपनी थी, वहाँ से मैंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया। फिर मैंने ये एक सरकारी मैपको में कुछ अरसे के लिए काम किया। फिर मैंने लगभग 5 साल तकरीबन हर लेवल के ऊपर, उसमें फ्रॉम ग्रॉस रूट लेवल टू द रेस्टोरेंट्स जनरल मैनेजर लेवल तक मैंने उस पर काम किया, जिसमें 5-6 नॉर्थ के एरिया के ऊपर जो है, नॉर्थ हमारा जो इस्लामाबाद है वहाँ पे मैंने काम किया। मुख्तलिफ ज़ाविये से वहाँ पे भी आपके अंडर बहुत सारे लोग Absolutely. आते रहे और आप भी लोगों के अंडर आते रहे। बिल्कुल। और 16 साल में मुझे 16 साल हो गए हैं पेप्सी कोला मुल्तान के साथ काम करते हुए, और उसमें भी मैंने मुख्तलिफ मैनेजरियल पोजीशंस पे काम किया। तो जो बात थी बेसिकली, वो बात ये कि हमारी बदकिस्मती ये है कि लेबर, 2 चीज़ें हैं इसमें। लेबर से पहले तो हम मैनेजरियल स्केल के ऊपर, यानी जो कि सीनियर स्केल्स हैं, उस पे भी कुछ बेसिक चीज़ों में अभी तक लैग कर रहे हैं। तो चलें, आज लेबर का दिन है, तो अगर हम उन मैनेजरियल साइड को छोड़ भी दें तो बदकिस्मती हमारी है कि हम हर चीज़ को पैसे में तोल के 32,000 की अगर हम बात करेंगे, 32,000 का पे स्केल डिफ़ाइन करके, जो कि आजकल आपको पता है वैसे भी कुछ नहीं है 32,000, तो बाकी जो चीज़ें हैं उसके साथ अटैच्ड, उनको हम भूल जाते हैं। सही बात है। उनकी लंच की टाइमिंग्स, उनके फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, और ख़ास तौर के ऊपर जो अभी गैर रजिस्टर्ड यानी अनरजिस्टर्ड वर्कर्स की जो बात हुई, चलें ये तो 32,000 तो हमने उनके लिए डिसाइड कर लिया है, जो कि रजिस्टर्ड लोग हैं, जो कि किसी एक स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, जो शायद जो एक सर्वे के मुताबिक शायद
तमाम मज़दूर तबके का 20% भी नहीं है। बिल्कुल। और जो 80% से ज़ायद गैर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जो लेबर क्लास है हमारी, जिसमें चाइल्ड लेबर भी मौजूद है, जिसमें हाउस होल्ड की लेबर भी मौजूद है, बिल्कुल। जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे तबकात भी शामिल हैं। हमारी उसके लिए कोई अभी तक हम कोई क्लियर पॉलिसी उन लोगों के लिए अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं बना पाए। तो मैं समझता हूँ कि पैसा अपनी जगह पे बहुत ज़ाहिरी बात है, पैसे के साथ साथ तो और ये मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी सरकार है ख़ास तौर के ऊपर ये जो 32,000 का डिसीजन है, ये भी इट्स बेसिकली ए जंप probably from 25,000 to 32,000 rupees, which is probably more than 30% of the 28% of the wage rate, जो कि बहुत मैं समझता हूँ कि काबिल सताइश है। बाकी जो 25 में गुजारा कर रहे थे, ये तो उनसे जाके कुछ पूछे ना। मैं ज़रा आपको बताऊँ, आजकल की सिचुएशन ये है, चूँकि मैं बहुत सारे लेबर को डील करता हूँ, एक घर में वर्किंग हैंड से गुजारा नहीं किया जा सकता। अब सिचुएशन ये है कि जब तक माँ बाप दोनों मिलकर काम ना करें और उनमें से की औलाद में से कोई एक मोटरसाइकिल की दुकान के ऊपर, कोई वर्कशॉप के ऊपर काम ना करे, घर का गुजारा नहीं चलाया जा सकता। तो 2-2, 3-3 लोग मजबूर हैं काम करने के लिए, बच्चे मजबूर हैं काम करने के लिए, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते बिजली के बिल, स्कूल की फीसेस, डे टू डे के किचन के एक्सपेंसेस। तो ये तो मैं समझता हूँ कि हमारा एक सोशल सिस्टम है जो कि बचाए हुए है, जिसमें हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का जो हमारा एक रवायत है जो कि हमारे लोगों को बचाए हुए है। वरना अगर आप वेस्ट की तरह देखें जहाँ पे हर कोई ऑन देयर ओन होता है, तो ये तो 32,000 रुपये में तो आप लोग शायद एक माह भी ना गुजार पाएँ। सही बात है। तो बहरहाल मैं यहाँ पे वाकई आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि वो जो एक चीज़ है कि पहले सर माँ बाप कमा रहे होते थे, वो लोअर मिडिल क्लास में हम उनको कंसीडर कर लेते थे। अब उनके बच्चे अगर 4 हैं तो उनमें से 2 साथ खड़े होके कमा रहे हैं, वरना गुजारा नामुमकिन है। वरना गुजारा नामुमकिन है। और बिल्कुल यहाँ अगर बच्चों की बात की है तो सर बड़े लम्हा फ़िक्री और दुख की बात है, और अफसोस के साथ हम कह रहे हैं कि हम उस माशरे का हिस्सा हैं। हम अभी तक उस माशरे का हिस्सा हैं जिसमें लेबर, चाइल्ड लेबर एक कसीर तादाद पाई जाती है। ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं होंगे, लेकिन हैं तो सही। इसमें मैं गुजारिश करता हूँ, कामरान साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, ये जो मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट है, ये अब आउटडेटेड हो चुका है। अब दुनिया लिविंग वेज पे चली गई है। जो सारे हमारे इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ तो हैं, इवन पाकिस्तान में भी पिछले 1-2 साल से जो ट्रेड यूनियंस हैं वो लिविंग वेज डिमांड करने लग गई हैं। मतलब मिनिमम वेज का मतलब है कि वो मिनिमम सबसिस्टेंस जिससे बस ज़िंदा रह सके एक फैमिली। तो चूँकि ये भी एक ह्यूमन डिग्निटी थोड़ी सी इससे मजरूह होती है, तो अब एक लिविंग वेज जो एक डिसेंट लिविंग के लिए, एक फैमिली की डिसेंट लिविंग की ज़रूरियात को पूरी कर सके, ये अब थोड़ा सा लिविंग वेज की तरफ डिमांड्स भी हैं वर्कर्स यूनियंस की तरफ से, और गवर्नमेंट इस पे ज़ाहिर है ले भी रही है स्टेक होल्डर्स को अपने कॉन्फिडेंस में। तो ये बिल्कुल बात इनकी बिल्कुल क्या लिया जाता है जब आपके सामने ऐसे केसेस आते हैं? हाँ, उसमें मैं बताता हूँ। उसमें एक तो मिनिमम वेज जहाँ पे पूरी नहीं है, उसमें हमारे जो लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे लेबर ऑफिसर्स हैं, वो जहाँ वो रेगुलर इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को जो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स, इवन गवर्नमेंट भी कर रही है उसको, लाइक ये जो हमारी लेबर इंस्पेक्शंस होती हैं रेगुलर, जो ऑफिसर्स हैं एरिया के, वो मतलब फैक्ट्रीज़ की, भट्टों की चीज़ों की इंस्पेक्शंस करते हैं। अब वो पहले जो होती थी इंस्पेक्शंस है ना, वो होती थी मैनुअल पेपर पे। अब वो इंस्पेक्शंस ऑनलाइन हो चुकी हैं, एंड्रॉयड पे हैं, और उनमें यानी कि उनकी लोकेशन, उनकी पिक्चर्स, सारा डाटा उन्होंने ऑनलाइन फिल करना है। ये हम तो ये इससे जुर्म कुछ नहीं कहलाया ना, ये तो जो कर रहा है उसको हम
क्राइम ही कहेंगे ना। यस, ये क्राइम है, इलीगल है ना, ये पेमेंट लेस पे करना वो इलीगल है। और इस पे मिनिमम वेज एक्ट है। हाँ, वो उसमें मैं आता हूँ। तो उस पे जो प्रोसिक्यूशन है वो मुतलका कोर्ट्स में तकरीबन 200-300 प्रोसिक्यूशन हर महीने हमारी सबमिट हो रही है। और जो लोग इसमें डिफ़ॉल्ट करते थे, यानी कि जो पे नहीं करते हैं पूरी वेज, उनको फाइन्स हो रहे हैं, ये रेगुलर हो रहे हैं इस पे। तो चूँकि अब ज़ाहिर है आबादी का वॉल्यूम जैसे बढ़ चुका है, तो अब जो हमारी लेबर इंस्पेक्टर, वो जो फोर्स है हमारी फील्ड फॉर्मेशन, वो अभी उतनी ज़्यादा नहीं, मतलब मुल्तान पूरे में टोटल 8 लेबर इंस्पेक्टर और लेबर ऑफिसर हैं पूरे ज़िला में। और आपको पता है कि अब उसको फिर कैटर करना सारी नीड्स को, वो ज़रा अच्छा। अब जो चाइल्ड लेबर है वो बिल्कुल 15 साल से कम उम्र जो बच्चा है उसको काम पे रखना ये जुर्म है। और ये एक्ट जो है ये भी गवर्नमेंट ने अपग्रेड करके 2016 में भट्टों के लिए अलग, ब्रिकलिन पे और इस्टेब्लिशमेंट्स पे, शॉप्स वगैरह, फैक्ट्रीज़ पे अलग, 15 साल से कम उम्र बच्चा या बच्ची आप काम पे नहीं रख सकते। तो इस पे FIRs है और FIRs हो रही हैं। और मुल्तान में तकरीबन मिनिमम 8 से 10 FIR हर महीने होती हैं। बल्कि जब हमारी स्पेशल कैंपेन चली आज से कोई 3-4 माह पहले, उसमें तो कोई मेरा ख्याल है कोई 35 हुई हैं FIR एक महीने। इस बात पे आ रही है कि खुलम खुला हम वही कर रहे हैं जो जराइम है, और उस पे हमारे ऊपर अगर FIR भी हो रही है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, जिस पे FIR हो जाए, नहीं, ये मैं बताता हूँ। अगर एक लाइन में एक जगह पे FIR हो गई है तो उसके इर्द गिर्द कोई 10-10, 15-15 दुकानें जो हैं या वो उस पे तो नहीं होगी। एटलीस्ट कुछ देर के लिए, 2-4 महीने के लिए तो वो ज़रूर रुकेंगे, क्योंकि वो देखते हैं ज़ाहिर है। तो FIRs अरेस्ट होते हैं, मालकान अरेस्ट हुए हैं, उनको बाकायदा फ़ाइन होते हैं। तो लेकिन ये जो चाइल्ड लेबर इशू है ना, ये एक सिर्फ जैसे कामरान साहब ने भी जिक्र किया, वो बिल्कुल ठीक किया कि इसमें ना बहुत सारी इकोनॉमी हमारी इन्वॉल्व है, हमारी पॉवर्टी इन्वॉल्व है, हमारी जो बच्चों के माँ बाप कुछ ड्रग्स में चले जाते हैं, ये इसमें सोसाइटी भी थोड़ा सा रोल अदा करेगी। तो ये इस मीनस से सर आई बिलीव सोसाइटी को 80% करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट कर रहा है अपना रोल, वो तो लेकिन बना दिया उसने। आप लोग तो जो कर रहे हैं, यकीन करें ये उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। जो भी माँ बाप ये काम करवा रहे हैं, जो भी ये गुनाह खुद कर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ मेरे माइंड में पता नहीं कितने 100 लोग आके चले गए कि उसके बावजूद हम उस माशरे का हिस्सा हैं। ऐसे ही। और इसके सज़ा के बाद, सब कुछ के बाद किसी को सज़ा मिली भी है, दी भी है। फाइन्स होते हैं, 50,000 फाइन है ब्रिकलिन पे मिनिमम। सही, मिनिमम 50,000 से 5 लाख रुपए तक। देखिए, और समझ आए, अभी भी वक्त है, थोड़ा सा एहसास कर लें। सर, आपका यहाँ पे तजर्बा क्या कहता है कि लोगों को आई है समझ? देखिए ज़रा, बल्कि हमें आई है समझ, हम ये देखिए ज़रा, मैं तो उस 20% से ज़्यादा मैं उस 80% के ऊपर फोकस आज के दिन में उस पर बात करने की कोशिश करूँगा। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट का निज़ाम और जो हमारी फॉर्मल इंडस्ट्री है उसका निज़ाम समहाउ और द अदर टूटे फूटे अंदाज में ही सही, बहरहाल एक काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। और उसमें तमाम ना सही, लेकिन किसी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक जो है वो मज़दूरों को उनके हकूक़ मिल रहे हैं। ख़ास तौर के ऊपर बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में तो मिल रहे हैं। और जहाँ पे अगर कोई कमी बेशी है तो वहाँ पे सरकारी डिपार्टमेंट काबू साहब जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो अपना निज़ाम पूरा मौसर ना सही लेकिन समहाउ काम कर रहा है। लेकिन जो 80% जो हमारा गैर रजिस्टर्ड जिसे बोलते हैं कि लेबर है, जो एक्चुअली हमारा कवर्ड नहीं है, हमारा इशू है, उसके लिए हम शायद हमारी जो हम कर रहे हैं उसके लिए सरकारी तौर पे भी और गैर सरकारी तौर पे भी वो शायद वो काफ़ी नहीं है। अगर आप देखें तो दुनिया में गैर रजिस्टर्ड या इनफॉर्मल लेबर के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ की गई हैं। जैसे एक स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, उसको इनकरेज किया जाता है। छोटे लोन्स जिसे बोलते हैं उसको इनकरेज किया जाता है। हम समहाउ और द अदर हम
एक रेहड़ी का लोन, 10,000 रुपए का लोन, 20,000 रुपए का लोन, 25,000, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, अखुवत फाउंडेशन के जैसे बात करें, कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, लेकिन समहाउ और द अदर हम उनको इनकरेज नहीं कर पाए कि वो ईंटें उठाने की बजाय, सफाई करने की बजाय अपना कुछ बिजनेस, अपना कुछ काम कर लें, अपने लिए कुछ कर लें, ताकि एक तो वो उनकी अर्निंग थोड़ी बेहतर हो, दूसरा ये कि वो अपनी इकोनॉमी में, मुल्क की इकोनॉमी में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे इनकी मिनिमम वेज ज़रूरी है, उसके साथ साथ इनकी फाइनेंशियल एड, जिसे आप समझते हैं कि जिसमें छोटे छोटे उनके लोन हैं, कोई बिज़नेस को इनकरेज करने की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं। अभी तक ये जो बच्चों की चाइल्ड लेबर की बात हो रही, चाइल्ड लेबर इसलिए मजबूर हैं बच्चे और उनके वालिदैन उनको काम करवाने के लिए क्योंकि ख़वातीन जो कि हमारी आबादी का 50% हैं, उनके लिए कोई स्ट्रक्चर्ड कोई रोज़गार अवेलेबल नहीं है। किस तरीके से ये जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है आपके मुल्क की, उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो जेंडर बेस्ड जो पॉलिसी है उसको बनाने की शदीद ज़रूरत है। जो ख़वातीन हैं, आप अगर देखें तो ख़वातीन बहुत सारे आपकी फील्ड्स में मर्दों से बहुत बेहतर हैं। बिल्कुल सर, और यहीं पे मैं थोड़ी सी बात करूंगी क्योंकि मुझे आइडिया हुआ ये प्रोग्राम करने के बाद, 2-3 मेरी मुलाकात ऐसे हुई जो कि गवर्नमेंट लेवल पे बड़े ही खूबसूरत प्रोग्राम्स अब जाके हमारे दही इलाकों में भी, हमारे गली मोहल्लों में भी बनाए गए हैं। ख़वातीन अगर जो जिसके पास जो जो स्किल है, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे हैं प्रोग्राम जो उनको घर से भी नहीं बाहर आने को कह रहे हैं, जो जहाँ पे बैठ के करना चाह रहे हैं उसको कह रहे हैं आप करो। और ये चीज़ मुझे भी पता चली है, लेकिन वही बात है कि हम बात ही नहीं करते। ज़ैनब, अब वक्त जो है, अब वक्त हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनाने का है कि जिसमें वी नीड टू ब्रेक दोज टैबूज, जो ब्रेकिंग बाउंड्रीज का कंसेप्ट है। ख़वातीन दुनिया में जहाज़ उड़ा रही हैं, ट्रक्स चला रही हैं। मैं आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल दूं। अभी हमने हमारी एक लोधरा पायलट प्रोजेक्ट के नाम से एक एनजीओ के साथ हम मिलके एक एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चियों को स्कूटीज़, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़, जिसे बोलते विमेन ऑन व्हील के कॉन्टेक्स्ट में, एक हमारा पेप्सी कोला का इनिशिएटिव है, हीरोज से मिलता हुआ शीरोज, कि उनको हम स्कूटीज़ दें शीरोज को, लगता है मुझे भी लेनी पड़ेगी, और उनको हम अपनी जो फ्रंट लाइन सेल्स फोर्स है उनका हिस्सा बनाएं। बिकॉज ख़वातीन ने इस चीज़ को साबित किया है कि दे आर, वो किसी सूरत में भी मर्दों से कम नहीं है, और वो हमें उन मिथ्स को तोड़ना पड़ेगा जिसमें हमने ये एक पूरा एक टैबू बनाया हुआ है कि जी ये मर्द रिक्शा चला सकता है तो मर्द चला सकता है, ट्रक चला सकता है तो मर्द चला सकता है, कोई चीज़ बेच सकता है मार्केट में तो मर्द बेच सकता है। बिल्कुल। तो हमने एक उसी का एक हमारी इस शीरोज एक हमारी उस कैंपेन का एक का हिस्सा है कि हम उन बच्चियों को एम्पावर करें कि जो बच्चियाँ जिनके पास सवारी नहीं है, जो बच्चियाँ मार्केट में काम नहीं कर रही, कुछ बाकी जिनके पास हैं भी, वो कोशिश करें कि ये कदम उठाएं। और कहीं ना कहीं आज सर मेरे लिए आपने नया प्लान कर दिया कि मैं अब बहुत जल्द खुद ही एक करने वाली हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई और भी आके अपने लिए कोई सहूलत बना ले। सर प्रोग्राम कैसे गुजर गया वाकई नहीं पता चला। ज़िंदगी का वक्त भी ऐसे गुजरता है, वक्त भी ऐसे गुजरता है, और हम अक्सर औकात सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। लेकिन आज का प्रोग्राम मेरे ख्याल से बेहतरीन प्रोग्राम था, जिसमें बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए था। लेकिन जाने से पहले सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके दिल की बात पूरे वसेब के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे औरतों की बात हो रही है तो वेमेन होल्ड हाफ द स्काई। अगर हम अपनी 50% पॉपुलेशन को वैसे ही कंट्रीब्यूशन रोल से बाहर निकाल देंगे तो वो तो जाहिर है तरक्की तो बाकी जो 50% है वो भी मैक्सिमम कितना कर लेगी। तो जाहिर है वेमेन एम्पावरमेंट
की बहुत ज़रूरत है और कुछ ना कुछ थोड़ा सा उस पर वर्किंग हो रही है पहले से। जो वेमेन एंटी हरासमेंट वर्क प्लेस लॉज हैं वो गवर्नमेंट ने अब तो ज़ाहिर एक्टिवेट किए हुए हैं। तो ये बिल्कुल और एक और मैं जाते हुए एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि जो ये जो फॉर्मल सेक्टर के ऑफ कोर्स फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट्स का सिलसिला चलाया हुआ है, जिसमें एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें उनके बच्चे जो फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, और इसमें मैरिज ग्रांट है बच्चियों के लिए 4 लाख रुपया, और इसमें डेथ ग्रांट है। और अगर ये वो पैसे, ये फंड्स हैं जो टोटल गवर्नमेंट दे रही है। बिल्कुल। और जस्ट जो फैक्ट्री की तरफ से ज़ाहिर है उसकी फ़ाइल वगैरह मुकम्मल हो के आनी है, और ये ऑनलाइन कर दिया है पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ने। तो इस पे गवर्नमेंट वर्किंग कर रही है इंशाल्लाह ताला, पॉलिसीज़ भी बना रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सर, आपके दिल की बात सब देखने वाले पूरे वसीयत के लिए। ज़ैनब, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ तमाम इस लेबर डे पे तमाम उन मज़दूरों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन ख़वातीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे घरों में काम कर रही हैं, उन मर्दों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे डे टू डे अफेयर्स में इस सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके बगैर हमारी ज़िंदगियों का निज़ाम चलाना नामुमकिन है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो कुछ आप कर रहे हैं, आपकी जो कोशिश है या आपकी जो मेहनत है उसका पे बैक नहीं किया जा सकता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वट एवर यू आर डूइंग इन आवर लाइफ्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, अज यह पैगाम यह गाल मेरी भी है, क्योंकि जेड़ी गाल सर ने की है यह शुक्रिया मैं भी अदा करे सा, हमेशा करे सा। जो मेरे नाल रह गए, जो छोड़ गए, जिन्हों को कई वक्त असा कट्ठे रखे, मजबूरी है हुण कहने नाल, लेकिन यकीन करो अज भी तुसा याद ही वे। ते अल्लाह सारियां को थोड़ा जिहा नरम दिल ब्याह करे, असा सारियां को एक किथाई ना किथाई सॉफ्ट कार्नर रखने की ज़रूरत है। हुण देसो इजाज़त, तो कल वल मिलसूं नवी गाल नवे मेहमान। अल्लाह हाफिज़।